कंचन जी उस बॉक्स के अंदर एक टक देख रही थी। उनकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई, उनका पूरा शरीर कांपने लगा। एल वो बदहवास सी बोली, अंडस्को हम कहते ही वो अपने मुंह पर हाथ रख जोर से रोई। अश्विन जी जो वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने जैसे ही कंचन जी की रोने की आवाज सुनी, वह पीछे पलट कर उन्हें देखने लगे। एल फिर घबराते हुए उनके पास जाकर पूछते हैं, अंडस्को क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? तो कंचन जी खुद को संभालते हुए किसी तरह उस बॉक्स के अंदर इशारा करते हुए बोली, अंडस्को वो अहम मेरा अहम। अहम का नाम सुनकर अश्विन जी क्यूरियस होकर उस बॉक्स के अंदर जैसे ही देखते हैं, उनकी आंखें भी शौक से चौड़ी हो जाती हैं। अचानक वो चीखते हुए बोले, अंडस्को गार्ड्स। उनकी आवाज सुनकर गार्ड्स जल्दी से भागते हुए विला के अंदर आए, तो अश्विन जी ने घबराते हुए उन्हें बॉक्स के अंदर इशारा करके कहा, अंडस्को अहम को बाहर निकालो। गार्ड्स भी जल्दी से अहम को उस बॉक्स से बाहर निकालकर सोफे पर लिटा देते हैं। एल वह सभी अपने बॉस को इस हालत में देखकर शॉक थे। एल अगले ही पल उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जिसने भी उनके बॉस के साथ यह सब किया था वो उन्हें मार देना चाहते थे। अहम बेजान सा सोफे पर लेटा हुआ था, उसके माथे से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। एल उसे इस हालत में देखकर कंचन जी उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए अश्विन जी से बोली, अंडस्को देखिए ना अहम को क्या हुआ है, किसने मेरे बच्चे की ये हालत कर दी, और अश्वत्थ कहाँ है, उसे तुरंत बुलाए। इतना कहते ही वो अहम को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। एल अहम के शरीर पर लगा खून कंचन जी के शरीर पर भी लग चुका था। वही अश्विन जी बिना किसी भाव से गार्ड से कहते हैं, अंडरस्को विला के सीक्रेट मिनी हॉस्पिटल को रेडी करो और अश्वत्थ के पर्सनल डॉक्टर की टीम को जल्दी से बुलाओ। इतना कहते ही उन्होंने जल्दी से अश्वत्थ को कॉल लगा दिया। वही अश्वत्थ अनन्या को गुस्से से घूर रहा था। एल उसने कसके अनन्या की कमर को पकड़कर बिना किसी भाव से पूछा, अंडरस्को क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुमने मुझे कॉल करके झूठ क्यों कहा? याद रखना मुझे सिर्फ सच सुनना है, लिटिल गर्ल। अनन्या घबराए और फिर अपनी सिसकती हुई आवाज में बोली, अंडरस्को मैं आपके लिए एक सरप्राइज। पवो इतना ही बोली थी कि अचानक अश्वत्थ का फोन बजा। अश्वत्थ ने जैसे ही स्क्रीन पर अश्विन जी का नाम देखा, उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ से अश्विन जी ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर अश्वत्थ के भाव सख्त हो गए। वह एकदम से अनन्या को छोड़कर बाहर भाग गया। ये देखकर अनन्या के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, अंडस्को इन्हें क्या हुआ, ये इस तरह क्यों भागे? इतना कहते ही वो भी जल्दी से अश्वत्थ के पीछे भाग गई। अश्वत्थ जैसे ही घर पहुंचा है, वो सबसे पहले विला में बने एक सीक्रेट मिनी हॉस्पिटल में गया, जहां पर अहम का इलाज चल रहा था। वह वार्ड के बाहर खड़ा कांच के होल से अहम का इलाज होते हुए देख रहा था। ऐसा इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। वह अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए दांत पीसकर बोलता है, अंडस्को ये सब किसने किया, और अहम कहाँ था? वेद जो उसके पीछे ही खड़ा था, उसने सीरियस होकर अहम को देखते हुए जवाब दिया, अंडस्को भाई रावण ने अहम को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मिस्टी को भी अपने कब्जे में रखा है। एल पर वो कहाँ है अभी यह पता नहीं चल पाया है, हम ये पता कर रहे हैं। ये कहते वक्त उसने अपने दांत पीस लिए थे। वहां पर खड़े अश्विन जी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। भले ही वो केवल अश्वत्थ के असली पिता थे, पर वो सभी बॉयज को अपने बेटे की तरह मानते थे, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। वो अहम की ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने गुस्से से अश्वत्थ के कलर को पकड़कर झल्लाते हुए कहा, अंडस्को मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जिसने भी अहम की यह हालत की है, तुम्हें उसे सजा देना ही होगा, और मिस्टी इस घर की बहू है, तुम्हें उसे भी वापस लेकर आना होगा, वो भी सही सलामत। अश्विन जी ने ये सब ऑर्डर भरे लहजे में कहा था। एल उसके बाद वह वहां से चले गए। अश्वत्थ काफी देर तक बिना किसी भाव से वार्ड के अंदर सभी डॉक्टर्स को अहम का इलाज करते हुए देखता रहा। फिर ठंडी आवाज में वेद से पूछा, अंडस्को बाकी सब कहाँ है, क्या उन्हें इस बारे में पता है? वेद एक पल के लिए रुका, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, अंडस्को भाई वह अगस्त भाई, अभिषेक और अंश ऑलरेडी रावण को ढूंढने जा चुके हैं। एल ये सुनते ही अश्वत्थ के भाव काफी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। एल वह गुस्से में दहकते हुए बोला, अंडस्को ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतना कहते ही वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। एल क्योंकि रावण कितना शातिर है ये अश्वत्थ अच्छे से जानता था। रावण कैसे भी करके अश्वत्थ से बदला लेना चाहता था, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अल्पविराम वही जेल के अंदर अजय जी आराम से लेटे हुए थे। एल उनके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही मुस्कान थी। वह कंबल को अच्छे से ओढ़ते हुए मन में बोले, अंडस्को अश्वत्थ आज मेरी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे कारण मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, देखना रावण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज जो होगा ये तो बस शुरुआत है अश्वत्थ सिंह राठौर, और बहुत जल्द तुम्हारा इस दुनिया से नमो निशान मिट जाएगा, फिर सब कुछ मेरे बेटे का होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी दोस्तों, खासकर उस अनन्या और आर्यन को भी मौत मिलेगी, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं खुद उन दोनों को अपने हाथों से मारूंगा। इस वक्त उनकी आंखों में अश्वत्थ के लिए बेहिसाब नफरत नजर झलक रही थी। एल वो अपनी गर्दन घुमाकर जेल के उस पार खड़ी एक परछाई को देखते हैं, उसके बाद स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
वही अनन्या, कनिका और महिमा कंचन जी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कंचन जी 4 बार बेहोश हो चुकी थी। वह इस वक्त अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। रो रोकर उनके चेहरे का रंग उतर चुका था और उनकी आंखें सूज चुकी थी। अनन्या उनकी ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। वो उन्हें समझाते हुए बोली, मॉम प्लीज अब मत रोए और आप चिंता मत करिए, मिस्टर हैंडसम जरूर सब ठीक कर देंगे। इतना ही वो उनके सिर को सहलाने लगी। कनिका भी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी महिमा, जिसने अपने हाथ में एक दवा पकड़ी हुई थी, उसने उस दवा को ग्लास में भरे पानी में मिलाया और कंचन जी को देते हुए शांति से बोली, मॉम थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इतना कहते ही वो उन्हें पानी पीने का इशारा करती है तो कंचन जी भी अपने कांपते हुए हाथों से ग्लास को लेकर पानी पीने लगी। पानी पीने के 30 सेकंड के अंदर ही उनकी आंखें भारी हो गई और वह सो गई। ये देखकर कनिका और अनन्या हैरानी से महिमा को देखने लगती है। तो महिमा हल्का मुस्कुराकर बोली, मॉम के लिए आराम करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पानी में नींद की गोली मिला दी थी। ये सुनकर अनन्या और कनिका ने अपना सिर हिला दिया। इस वक्त तीनों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। तभी उन्हें नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो तीनों एक दूसरे की शक्ल को देखने लगी, फिर नीचे चली गई। नीचे एक आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 होगी, दिखने में वो अमीर खानदानी लग रहे थे। उन्होंने बिजनेस सूट पहना हुआ था, उन्होंने खुद को बहुत मेंटेन रखा हुआ था और वो हैंडसम भी थे। उनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अहम से मिल रही थी, जिसका मतलब साफ था वो अहम के पिता थे। उन्होंने जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहे आर्यन को देखा तो बिना किसी भाव से बोले, अहम कहाँ है आर्यन? और क्या सच में उस मोटी चमड़ी के इंसान को किसी ने मारा? आर्यन तो उन्हें यहां देखते ही चौंक गया। वो बच गया था, वरना सीढ़ियों से नीचे गिर जाता। फिर उसने खुद को संभालकर मुंह बनाते हुए कहा, आपने तो मुझे डरा दिया और अहम भाई को रावण ने मारा। ये सुनते ही अहम के पापा की आंखें छोटी हो गई। वो दहाड़ते हुए चिल्लाए, इतनी बॉडी उसने क्या केवल देखने के लिए बनाई थी? और शर्म आनी चाहिए उसे खुद को गार्ड्स का बॉस कहते हुए, जब वो एक आदमी को भी नहीं संभाल पाया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। ऐसा लग रहा था कि अगर अहम उनके सामने होता तो वो उसे जान से मार देते। वही अनन्या, कनिका और महिमा तो ये देखकर हैरान थी कि इन अंकल को अहम से ज्यादा इसकी फिक्र थी कि अहम रावण का कुछ नहीं कर पाया और रावण ने उसे मारा। अल्पिराम 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 डॉट। वही रावण शैतानों की तरह हंसते हुए आसमान को देख रहा था। वो इस वक्त टेरेस पर खड़ा था। उसके लंबे बाल लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसे डरावना लुक दे रहे थे। रावण अपनी ग्रीन आईज से आसमान को घूरते हुए हंसकर बोला, रावण की हैवानियत की कोई सीमा नहीं है। जहां रावण होता है वहां तबाही होती है और ऐसा मुझे इन दुनिया वालों ने ही बनाया है। कहते ही उसकी आंखें शांत हो गई और थोड़ी नम भी। वो आगे दांत पीसते हुए बोला, इन दुनिया वालों के कारण मुझे सड़क पर भीख मांगना पड़ा। खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। पेट भी मुझे डस्टबिन से बचा कुछ खाना निकाल कर खाना पड़ता था। लोगों ने मुझे जानवर की तरह ट्रीट किया और मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया, क्योंकि कोई भी विलेन पैदा नहीं होता, उसे दुनिया वाले बना देते हैं। कहकर वो हंसने लगा। तभी एक गार्ड वहां आकर रावण से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। फिर वो डरते हुए बोला, बॉस, हमें वो चोरनी लड़की नहीं मिल आ। वो इतना बोला ही था कि रावण ने बिना उसे देखे गोली मार दी और फिर से हंसने लगा। वही लगभग 30 से 35 कार सड़क पर फुल स्पीड से भागे जा रही थी। वह सभी कार एक कतार में एक ही स्पीड में थी। जो भी कार को देखता शॉक हो जाता है। यह अश्वत्थ और गार्ड्स की कार थी। अश्वत्थ ने लगभग 4 सिग्नल्स तोड़े थे। उनकी कार कहीं भी नहीं रुकी, बल्कि वक्त के साथ साथ उनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ रही थी। अश्वत्थ सबसे आगे वाली कार को ड्राइव कर रहा था। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और आंखें सख्त। वो कार की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कसके स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेता है। पैसेंजर सीट पर वेट पर बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर पहले से ही घबराहट थी, मगर अश्वत्थ की खतरनाक ड्राइविंग से उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। वो घबराते हुए बोला, भाई, हमें रावण के पास उसे मारने जाना है, न कि खुद हॉस्पिटल। जिस तरह आप ड्राइव कर रहे हैं, पक्का हम यमराज के पास पहुंचेंगे। अश्वत्थ ने उसे गुस्से से घूरा तो वेद चुप होकर बैठ गया। फिर अश्वत्थ अपनी सिगरेट निकालकर उसे जला लेता है और एक हाथ से सिगरेट के क्रश लेते हुए ड्राइव करने लगा। ये देखकर वेद शोक हो गया। वो यमराज जी को याद करते हुए मन में बोला, यमराज जी, मुझे मत ले जाना, अभी तो मुझे शादी भी करनी है। और ये भाई 30 मार्खा क्यों बन रहे? एक तो कार की स्पीड इतनी तेज है, ऊपर से ये कार को एक हाथ से ड्राइव करते हुए सिगरेट पी रहे कहते हैं। कहते ही उसकी नजर जैसे ही सामने गई, वो चौंक गया, क्योंकि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। लेकिन अश्वत्थ कार की स्पीड कम कर या रोकने की बजाय स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है। अब तो वेद के माथे से पसीना निकलने लगा। उसने देखा ट्रक काफी करीब आ गया था। फिर अचानक ही वो आंखें बंद करके, नो भाई। अश्वत्थ बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने 2 घंटे का रास्ता केवल 1 घंटे में ही तय कर लिया। 30 से 35 कार्स एक साथ रावण के फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। इतनी सारी कार्स को यहां देखकर रावण के गार्ड्स तक हैरान थे। वह सभी तुरंत अलर्ट होकर अपनी गन को कार्स की तरफ पॉइंट कर देते हैं। सबसे पहले अश्वत्थ आगे वाली कार से बाहर निकलकर गार्ड्स को गुस्से से देखने लगा।
वो किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि रावण के गार्ड्स तक डर गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अश्वत्थ की आंखों में देख सके। वो सभी डर कर 2 कदम पीछे हो गए। अश्वत्थ के निकलते ही वेद और गार्ड्स भी जल्दी से कार से बाहर निकले। गार्ड्स ने बिना वक्त गंवाए रावण के गार्ड्स पर हमला कर दिया। तो रावण के गार्ड्स भी हरकत में आ गए और सभी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। वेद और अश्वत्थ रावण के फार्म हाउस के अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही अंदर मौजूद गार्ड्स ने उन दोनों पर हमला कर दिया। अश्वत्थ ने तुरंत उस गार्ड्स के हाथ को पकड़कर बेरहमी से मरोड़ दिया। फिर अपने गन को निकालकर उसने उसके माथे पर गोली मार दिया। अगले ही पल वो आदमी निढाल होकर जमीन पर गिर गया। तभी पीछे से एक और आदमी ने अश्वत्थ पर हमला किया। तो अश्वत्थ जल्दी से साइड हो गया और उसने हवा में उछलते हुए उसके सीने पर जोरदार किक मार दिए। वो आदमी हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगा। अश्वत्थ किसी से लड़ता नहीं था, मगर उसकी फाइटिंग स्किल सबसे अच्छी थी। उसने धीरे धीरे सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लो की तरफ बढ़ने लगा। वेद ने पीछे से आ रहे गार्ड के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया, फिर घुमाकर उसके मुंह पर किक मारी और वो गार्ड वही ढेर हो गया। फिर वो भी अश्वत्थ के पीछे जाने लगा। अश्वत्थ के बाल बिखरे हुए थे, उसके शर्ट के 2 बटन टूट चुके थे, उसके चेहरे पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था जो उन आदमियों का था। वह इस लुक में बहुत दरबन लग रहा था। पूरे विला में रावण कहीं भी नहीं मिला। तो अश्वत्थ की नजर टेरेस की तरफ गई, तो वो उस तरफ बढ़ गया। टेरेस पर पहुंचते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। उसके चेहरे के भाव और भी ज्यादा सख्त हो गए। टेरेस पर अंश, अगस्त और अभिषेक बॉडी बिल्डर दिखने वाले आदमियों के साथ लड़ रहे थे और रावण कुछ ही दूरी पर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठे मजे से सब देख रहा था। उसके एक हाथ में शिगार था जिसके क्रश वो लेते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर जैसे ही अश्वत्थ पर गई, वो हंसते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, वेलकम वेलकम मिस्टर अश्वत्थ सिंह राठौर, तुम्हारा ही इंतजार था। देखो तुम्हारे साथी कितनी बहादुरी से मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे 2 धुरंधरों से लड़ रहे हैं। इतना कहते ही वो अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है जिससे अंश, अभिषेक और अगस्त लड़ रहे थे। वह आदमी बहुत ही ज्यादा मोटे बॉडी बिल्डर टाइप थे। वो सभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन थे। अश्वत्थ कसके अपनी मुट्ठी बंद करके दांत पीसते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोला, रावण, मुझे लगा था शायद तुम सुधर चुके हो, मगर तुम तो वह सांप हो जो पीछे से लोगों को डसते हो। जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस वक्त मुझे तुम्हें जान से मार देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जो गलती उस वक्त मुझसे हुई थी वह अब नहीं होगी। इस बार मैं तुम्हें मौत अपने हाथों से दूंगा। वो गुस्से से कांप रहा था। अश्वत्थ की बात सुनकर रावण जोर से हंसने लगा। वह इतनी तेज हंस रहा था कि उसकी डरावनी हंसी टेरेस से होते हुए नीचे भी सुनाई दे रही थी। उसने दोनों हाथ को फैलाकर जोर से हंसते हुए कहा, रावण हूं मैं, और रावण को कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि रावण का अंत करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सिर्फ एक रावण ही है जो खुद को मिटा सकता है और दूसरों की जिंदगी जब चाहे छीन सकता है। लेकिन 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 कहते कहते वो अश्वत्थ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए इविल स्माइल करके करके आगे बोला, रावण को तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा और न ही तुम्हारे इन चमचा को। अगर तुम मर गए तो रोज रावण का एंटरटेनमेंट कौन करेगा? कहकर वो घमंड के साथ अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर चेयर पर आराम से बैठ जाता है। तभी पीछे से वेद आते हुए एकदम से मगर गुस्से में सवाल करता है, मिस्टी कहाँ है? वह तुम्हारे पास ही थी ना? रावण सीधे सीधे जवाब न देकर टेढ़े तरीके से बोला, वो एक छोटी सी चिड़िया थी जिसे मैंने उसके पिंजरे में वापस भेज दिया। अगर तुम उसे उस पिंजरे से निकाल सकते हो तो निकाल लो जाकर। कहकर वो बेफिक्री से वेद को घूरने लगा। रावण को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कुछ बताने के मूड में है। अश्वत्थ ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल में करके रावण को धमकी देते हुए कहा, अपने इन कुत्तों को रोको वरना वे मौत मारे जाएंगे। अश्वत्थ उनकी तरफ इशारा कर रहा था जो अंश, अभिषेक और अगस्त से फाइट कर रहे थे, पर रावण ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो आलसियों की तरह सिगार के क्रश लेते हुए धुएं को हवा में छोड़ रहा था। उसे ऐसा करने में बहुत ही मजा आ रहा था। वही अश्वत्थ के गुस्से का बांध टूट चुका था। उसने देखा अभिषेक और अगस्त एक आदमी से लड़ रहे थे और अंश 2 से, क्योंकि वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। अश्वत्थ ने गुस्से में कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर एकदम से अभिषेक को साइड करके उसने अपनी आधी ताकत लगाकर उस बॉडी बिल्डर वाले आदमी के सीने पर एक लात मारी। फिर हवा में उछलते हुए उसे दूसरे पैर से उसके मुंह पर जोर से मारा और अपनी उंगलियों को अजीब तरह से मोड़कर उसने उसके नाक पर मार दिया। अगले ही पल उस आदमी के नाक से बुरी तरह खून निकलने लगा। ये देखकर अश्वत्थ अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर उसने दूसरे आदमी के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और अपनी 2 उंगलियों से उसके गले, कलाई और पेट की कुछ नसों को इतने फास्ट तरीके से दबाया कि उस आदमी को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। अश्वत्थ 2 कदम दूर होकर मुस्कुराने लगा। वह आदमी पहले तो हंस रहा था, मगर फिर अचानक से उसे अपने पेट, गर्दन और हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। वो दर्द से चीखते हुए निढाल होकर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा।
तभी रावण इम्प्रेस होकर बोला, अंडरस्को इंटरेस्टिंग मिस्टर अश्वत्थ सिंह राठौर, तुम तो काफी तेज हो एल। काश तुम्हारा वह दोस्त भी इतना तेज और इंटेलिजेंट होता तो आज वो तुम सबके साथ जिंदा होता एल, पर बेचारा बहुत ही कम उम्र में ही मारा गया है एल। उसके ये कहते ही अश्वत्थ के माथे पर बल पड़ गए। अब तक सारे आदमी मर चुके थे। अश्वत्थ बीच में खड़ा था और बाकी सब उसके बगल में खड़े होकर रावण को घूर रहे थे एल। सभी के चेहरे पर अजीब तरह से भाव थे, पर कुछ शौक थे एल। तभी रावण इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को क्या तुम अपने उस दोस्त को भूल चुके हो अश्वत्थ, जो पहले ही मर चुका है एल। उसने मुझसे बहुत भीख मांगी थी कि मैं उसे छोड़ दूं, पर क्या करूं, मैं अपने हाथों मजबूर था। मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे थे और उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैं पिघल गया और मैंने उसे छोड़ने का प्लान बना लिया था, या बोले तो मैंने उसे छोड़ दिया था। बेचारा बच्चा, वैसे वो तुम्हारे गैंग में सबसे छोटा और नटखट था शायद। ये रावण तो रावण से भी ज्यादा क्रूर और डरावना था। अश्वत्थ को याद आने लगा कि उनका एक और दोस्त था जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। वो छोटा, नटखट और मासूम था। मारते वक्त उसने उसे बताया था कि कैसे उसे टॉर्चर किया गया था, कैसे उसका कई दिनों तक रेप किया गया था एल। अश्वत्थ ने उसके गुनाहगारों को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला, लेकिन आज पता चला कि वो कोई और नहीं रावण था एल। अश्वत्थ गुस्से से भर चुका था एल। वो राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वो रावण की तरफ बढ़ता कि उससे पहले ही रावण हंसते हुए आगे बोला। रावण हंसते हुए, अंडरस्को अरे मैं सिर्फ मारना चाहता था, पर फिर मैंने उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत मासूम था कि मेरा पत्थर दिल पिघल गया एल। लेकिन मिस्टर अजय सिंह राठौर ने तो उसे बेरहमी से तड़पाया था एल। पता है उन्होंने उसे कई सारे गे के साथ रूम में 6 दिन तक बंद कर दिया था। उसकी चीख आज तक मेरे कानों में गूंजती है, जो मुझे सोने नहीं देती एल। रावण के चेहरे से लग रहा था कि उसे उसकी मौत का गम हो, वही बाकी सब सदमे में थे। अल्पविराम 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 डॉट। किसी का भी ध्यान जीवन की तरफ नहीं था। इसका फायदा उठाकर वो मिस्टी को छुपकर ढूंढ रहा था। उसने अपने सोर्स का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ भी लिया था एल, पर मिस्टी को उस जगह से निकलना बहुत मुश्किल था एल, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से कोई भी निकल सके। पर जीवन बिना मिस्टी को लिए जाने वाला नहीं था एल, इसलिए वो सोचने लगा कि वो कैसे मिस्टी तक पहुंचे। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो सदमे से बोला, अंडरस्को नहीं, मिस्टी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वरना मैं हमको क्या जवाब दूंगा एल। उसके माथे से पसीना निकलने लगा एल। जीवन इस वक्त एक बड़े से महल जैसे दिखने वाले विला के सामने खड़ा था। ये विला एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर का था जो बहुत ही सख्त मिजाज के थे। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक मक्खी तक इस विला के अंदर नहीं आ सकती। लोगों का कहना है कि उस आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर ने अपना यह विला अपनी पोती को शादी में दहेज देने का ऐलान किया था। वेद एक पेड़ के पीछे छिपकर उस विला को देखते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को आखिर इस रावण की पहुंच इतनी ऊपर तक कैसे है? उसने मिस्टी को यहाँ तक कैसे पहुंचा दिया? और जहां तक मैं जानता हूँ उस आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर के अपने उसूल है, वह कभी भी गलत काम नहीं करता, फिर वो मिस्टी की शादी अपने विला में क्यों करा रहा है? कहकर वह अपने माथे को सहलाने लगा। जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ऊपर से बार बार उसकी नजर एक बोर्ड की तरफ जा रही थी जहां पर मिस्टी वेड्स राजन लाल लिखा हुआ था। ये रेखा जीवन उस बोर्ड की एक तस्वीर खींचकर फोन को जेब में रखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को भगवान जी अपने बेचारे आम की किस्मत ऐसी क्यों बनाई है? जब उसने पीहू से प्यार किया तो सब उसके प्यार के दुश्मन बन बैठे थे एल, और बेचारी पीहू को मार दिया। अब जब अहम की जिंदगी में मिस्टी आई है तो पूरी कायनात मिलकर उसे उससे दूर करने में लगी है। पर कोई ना, हम दोस्त मिलकर इन दुनिया वालों को भी मिटा देंगे। इविल स्माइल करते हुए वो टोपी लगाकर तुरंत वहां से निकल गया, क्योंकि वह बिना प्लान के, बिना तैयारी के अंदर नहीं जा सकता, वरना उसकी लाश ही बाहर आती। वही मिस्टी उसी विला के एक रूम में खिड़की से सिर लगाकर खड़ी थी। उसकी आंखें रोने के कारण सूज चुकी थी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से एकटक सामने की तरफ देख रही थी। अचानक ही उसकी नजर एक जाने पहचाने इंसान पर पड़ी जो सड़क पर था एल। मिस्टी ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, अंडरस्को जी, जीवन भैया। रोने के कारण उसका गला पर सूख चुका था, इसलिए उसकी आवाज बहुत ही कर्कश थी। मिस्टी जीवन को देखते ही खुश हो गई। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसे लगा कि शायद अब वो बच जाएगी और वो अहम के बारे में भी पता कर लेगी। मिस्टी जैसे ही जीवन को आवाज लगाने को हुई कि अचानक उसे कुछ याद आया कि जीवन उससे काफी दूर था। ऊपर से अगर किसी ने जीवन को देख लिया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सोचते ही वो तुरंत चुप हो गई और उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वो तब तक जीवन को देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। मिस्टी खिड़की को बंद करके अचानक ही बेड पर लेटकर रोने लगी एल। उसका सर तकिया में धंसा हुआ था। उसने कसके बेडशीट पड़ी हुई थी। मिस्टी रोते हुए बोली, अंडरस्को आप ठीक तो होंगे ना हिटलर? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे कोई शादी नहीं करनी और भैया भी मेरी सुनने को तैयार नहीं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कहकर वो जोर से रोने लगी। मिस्टी को रावण ने ड्रग्स जरूर दिया था, मगर बाद में उसने उसे एंटीडोट देकर सिद्धार्थ के घर भिजवा दिया था,
क्योंकि उसे पता था वो सिद्धार्थ की बहन है। मिस्टी के मिलते ही सिद्धार्थ ने उसकी शादी कराने के लिए उसे अपने दादाजी के एक दोस्त, जो कि इस विला का मालिक है, उसके विला भेज दिया था ताकि कोई भी उस तक न पहुंच पाए। मिस्टी रो रही थी, तभी रूम का डोर ओपन हुआ। एकदम से मिस्टी अपना सर ऊपर करके अपनी लाल आंखों से दरवाजे के तरफ देखती है, जहां पर एक लड़की सलवार सूट पहनकर खड़ी थी। उसके कमर तक लहराते बाल, आंखों पर हल्का सा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, पूरी सादगी झलक रही थी उसमें। ये कोई और नहीं बल्कि पारुल थी। ये विला पारुल के दादाजी का ही था। उसके दादाजी और सिद्धार्थ की फैमिली सालों से दोस्त है। पारुल चलते हुए मिस्टी के पास गई और उसने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट को मिस्टी के बगल में रखते हुए आराम से कहा, अंडरस्को मिस्टी, खाना खा लो, रोने से कुछ नहीं होगा। मिस्टी गुस्से से अपनी नजरें फेर लेती है, फिर दबी हुई आवाज में बोली, अंडरस्को नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे हिटलर के पास जाना है। उन्हें चोट लगी है मेरे कारण। वह तो मुझे बचाने आए थे, पर उन्हें उस आदमी ने मारा। और मुझे किसी से शादी नहीं करनी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए फिर से रोने लगी। पारुल उसके सिर पर हाथ फेरती है और फिर गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए बोली, अंडरस्को देखो मिस्टी, तुम्हारे रोने से कुछ भी अपने आप सही नहीं हो जाएगा। तुम खाना खा लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कोई भी जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। मैं खुद तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे हिटलर के पास पहुंचाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें ठीक से खाना खाना होगा। अगर तुम मेरी सारी बातें मानती हो तो मैं वादा करती हूँ, मैं सही सलामत तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच कर आऊंगी, पर यह बातें सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। कहकर वो सीरियस होकर मिस्टी को देखने लगी। तो मिस्टी अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखते हुए एकदम से गले लगकर बोली, अंडरस्को सच्ची, फिर मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आप मुझे एक हिटलर के पास छोड़ आना। पारुल ने मिस्टी की पीठ को सहलाया और फिर सोचने लगी कि वो कैसे वो मिस्टी को इस विला से निकाले, क्योंकि पारुल जानती थी सिद्धार्थ मिस्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और न ही उसे अपनी बहन मानता है। वो बस दुनिया वालों के सामने एक अच्छा भाई बनता है, मगर अकेले में वो मिस्टी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। इसलिए सिद्धार्थ से बचकर उसे मिस्टी को यहाँ से लेकर भगाना होगा। वही अगस्त, वेद, अंश और अभिषेक एक कोने में खड़े थे। अश्वत्थ और रावण आमने सामने थे। अश्वत्थ के होठों के कोने में थोड़ा सा खून लगा हुआ था और रावण के गाल, माथे पर चोट के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि दोनों लड़ रहे थे। रावण ने अश्वत्थ को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी अश्वत्थ ने उसकी कलाई को पकड़कर मोड़ दिया और फिर अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रखकर दांत पीसते हुए पूछा, अंडरस्को तुम बड़े पापा को कैसे जानते हो? रावण हंसा, लेकिन उसने अपना हाथ अश्वत्थ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो अश्वत्थ की आंखों में आंखें डालकर स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को रावण को इस दुनिया वालों ने जब ठुकरा दिया था, तब तुम्हारे बड़े पापा ने मेरी मदद की थी। मुझे 2 वक्त का खाना खिलाया था। इस एहसान को चुकाने के लिए ही मैंने तुम्हारे बड़े पापा की बस थोड़ी सी मदद की। ये सुनकर अश्वत्थ ने उसे मारने की कोशिश की, मगर रावण तेज था। वो पलटकर अश्वत्थ के पेट में अपने घुटने से मार देता है और खुद को अश्वत्थ की पकड़ से आजाद कर लेता है। वो पीछे से अश्वत्थ के पीठ पर मारते हुए हंसकर बोला, अंडरस्को अश्वत्थ, तुम्हारे कारण मुझे बचपन में वो सब सहना पड़ा था। न तुम मेरे डैड को मारते और ना मेरी ऐसी हालत होती, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कहकर वो अश्वत्थ के घुटनों पर जोर से किक मारता है। अश्वत्थ घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। अश्वत्थ बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसके पैर को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर अपने घुटनों को मोड़कर उसके पेट पर जोर से मारता है। ऐसा करते ही रावण के मुंह से खून निकलने लगा। अश्वत्थ के सर पर खून सवार था। वह किसी भी तरह से रावण को मार देना चाहता था, क्योंकि उसके कारण उसकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। वह बिना रुके लगातार रावण को मारे जा रहा था। इतना मार खाने के बाद भी रावण हंसते हुए उसे देख रहा था। उसने अश्वत्थ पर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। लगभग 15 मिनट तक मारने के बाद अश्वत्थ उसे जोर से किक मारता है तो रावण काफी दूर जाकर गिरा। वह रेलिंग से टकराते हुए खून की उल्टी करने लगा। वो बुरी खांसते हुए हंसकर बोला, मैं तुमसे तुम्हारे किसी अपने को फिर से छीन लूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि रावण का कोई अंत नहीं और उसे तुम क्या भगवान भी नहीं मार सकता। कहकर वो राक्षसों की तरह हंसने लगा। रावण की हालत खराब हो गई थी। फिर वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। सबको लगा कि रावण बेहोश हो चुका है, इसलिए अश्वत्थ अपने पेट में लगी चोट के दर्द को सहते हुए भारी आवाज में अगस्त से बोला, अंडरस्को इसके हाथ बांध दो और इस पूरे फार्म हाउस में आग लगा दो। कहकर वो जैसे ही जाने के लिए पलटता है, तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर घूमने लगा। अंश, अगस्त, वेद और अभिषेक क्यूरियस होकर उस हेलीकॉप्टर को देखने लगे। वो हेलीकॉप्टर ठीक टेरेस के ऊपर था। उसमें से नीचे एक रस्सी लटक रही थी। फिर हेलीकॉप्टर से नीचे छोटा सा बॉक्स गिरा। बॉक्स के गिरते ही हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक 30 सेकंड बाद जैसे ही धुआं गायब हुआ, सभी की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि रावण सही सलामत हेलीकॉप्टर से लटक रही रस्सी को पकड़े हवा में लटका हुआ था। रावण सभी को शौक देखकर हंसते हुए चीखा, अंडरस्को मैंने कहा था ना, रावण का कोई अंत नहीं, और मैंने इस विला में हर जगह बॉम्ब फिट किया हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अगर खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। गुड बाय अश्वत्थ सिंह राठौड़। जल्द ही फिर से हमारी मुलाकात होगी।
कहते ही वो स्माइल करके अपने एक हाथों में फैला देता है। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी ग्रीन आइज डेंजरस लुक दे रही थी। एल सच में ये एक रावण की तरह लग रहा था। अगस्त, वेद, अभिषेक और अंश को लग रहा था कि शायद रावण बेहोश हो चुका है और अब उठेगा नहीं, लेकिन वह तो सही सलामत यहाँ से भागने की फिराक में था। अश्वत्थ में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी गन को निकालकर रावण की तरफ निशान लगा दिया। एल उसने 2 गोली फायर की, जो सीधा रावण के दाहिने हाथ पर लगी। एल पर रावण के चेहरे से लग रहा था उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। एक पल के लिए उसका हाथ रस्सी से छूट गया था, मगर फिर उसने मजबूती से उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे वह सभी की आंखों से ओझल हो गया। तबीयत अश्वत्थ गन को फेंकते हुए चिल्लाया, अंडरस्कोप निकलो यहाँ से सभी, अब सिर्फ हमारे पास 20 सेकंड ही बचे हैं। उसके ये कहते ही सभी बॉयज एक साथ टेरेस से नीचे किसी हीरो की तरह कूद गए। फिर अश्वत्थ और उसके सभी गार्ड्स जल्दी से कार में बैठकर कार को फुल स्पीड में भगाकर विला से बाहर निकल गए। वो सभी जैसे ही 300 मीटर दूर पहुंचे, अचानक ही उस फार्म हाउस में धमाका हुआ। उस जलते हुए फार्म हाउस को देखकर अश्वत्थ के भाव थोड़े अजीब थे। एल उसकी आंखों में भी एक अलग आग जल रही थी, पर एक अफसोस था कि रावण भाग निकला था। अल्पविराम डॉट। कुछ वक्त बाद सभी बॉयज जैसे ही विला पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर सभी शॉक हो गए, क्योंकि अंदर अहम के डेड बैठे हुए थे, मगर अश्वत्थ के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। सभी बॉयज के शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। अश्वत्थ के होठों से बह रहा खून अब तक सूख चुका था। वही अनन्या, महिमा और कनिका ने जैसे ही उन सभी की हालत देखी, वो शोक हो गई। वो तीनों एकदम से अपने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते हुए उन्हें देखने लगी। मगर अश्वत्थ अनन्या से नाराज था, इसलिए उसने गुस्से से उसके हाथ को झटक दिया, फिर रूम की तरफ जाने लगा। तो अनन्या भी उसके पीछे पीछे रूम के अंदर भाग गई। वही अंश और अभिषेक भी कनिका और महिमा से गुस्सा थे, वो दोनों भी उन्हें इग्नोर करके रूम में चले गए। कनिका और महिमा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, फिर अपने अपने हस्बैंड के पीछे पीछे भाग गई। वही अहम के डैड तीनों बॉयज को गुस्से से घूरते रह गए, जो उन्हें भी इग्नोर करके चले गए। अश्वत्थ और अनन्या का रूम। अश्वत्थ जैसे ही रूम में पहुंचा, वो अनन्या को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। उसने व्हाइट कलर की टावल पहनी हुई थी। एल उसके बालों से पानी टपकता हुआ उसके माथे पर, चेहरे पर आ रहे थे। एल उसके सिक्स पैक एब्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स साफ नजर आ रहे थे, जो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहे थे। अश्वत्थ अपने बालों को पोंछने के बाद टॉवल को सोफे पर फेंककर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा, तो अनन्या ने अचानक ही उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने होठों को चबाते हुए देखने लगी। अश्वत्थ उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगा। एल तो अनन्या ने दोबारा उसके हाथ को पकड़ लिया। इस बार उसने उसके हाथ को नहीं छोड़ा। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अंडरस्कोप मिस्टर हैंडसम, प्लीज मुझे दवा लगा लेने दीजिए। अनन्या थोड़ी घबराई हुई थी एल, मगर उसकी आंखों में अश्वत्थ के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। अश्वत्थ ने पहले उसे घूरा और फिर चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गया। एल ये देखकर अनन्या हल्का सा मुस्कुराई और फिर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकालकर अश्वत्थ को लगाने लगी। अश्वत्थ के पीठ पर हॉकी स्टिक के निशान अभी भी थे। अनन्या आहिस्ता आहिस्ता दवा लगाने लगी। अश्वत्थ की पीठ पर दवा लगाने के बाद वो उसके माथे पर धीरे से फूंकती है और फिर चोट पर दवा लगाने लगी। अनन्या का पूरा ध्यान सिर्फ दवा लगाने पर था, मगर अश्वत्थ की नजर अनन्या पर थी। उसे अपने करीब देखकर अश्वत्थ के अंदर हलचल होने लगी। एल वो धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाकर अनन्या की कमर को कर लेता है। अनन्या ने अश्वत्थ के दोनों तरफ अपने पैर रखे हुए थे। वो अश्वत्थ की तरफ झुकी हुई थी, इसलिए उसका सीना बार बार अश्वत्थ के चेहरे से टकरा रहा था। अश्वत्थ आंख बंद किए हुए खुद को रोके हुए था। एल उसकी सांसें भारी हो रही थी। वो पीठ के बाल बेड पर लेट जाता है, तो अनन्या उसके पेट पर लगी चोट पर दवा लगाने लगी। उसकी आंखें नम हो गई थी चोट देखकर, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जैसे ही अश्वत्थ के पेट पर गिरा। एल अश्वत्थ ने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। एल पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दवा लगाने के बाद अनन्या भी अश्वत्थ के बगल में लेट गई और उसके गालों को पकड़कर रोनी आवाज में पूछा, अंडरस्कोप क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? उसकी आवाज ऐसी थी मानो वो किसी भी पल रो पड़ेगी। अश्वत्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। एल वो उठाने लगा, तो अनन्या एकदम से उसके ऊपर आके रोते हुए बोली, अंडरस्को हब्बी, प्लीज अब मुझसे नाराज मत होइए। मैं सच में खुराना विला केवल आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करने गई थी, पर तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा था, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अनन्या खुराना। अश्वत्थ उसे बीच में ही टोकते हुए मजाकिया अंदाज में बोला। उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था, जिस कारण अनन्या उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। एल वो जल्दी से उसके कंधों को पकड़कर बोली, अंडरस्को आप गलत समझ रहे हैं, वो वहां कैसे आ गया मुझे पता भी नहीं चला, मैं सच में सिर्फ आपके लिए वहां गई थी। एल कहकर वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी कि शायद वो उस पर विश्वास करेगा। अश्वत्थ का पारा चढ़ गया। उसने अनन्या को अपने नीचे दबाते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को और तुम ऐसा कौन सा सरप्राइज प्लान कर रही थी जो तुम्हें खुराना विला जाना पड़ा? अनन्या उसके भड़कने से डर गई, फिर घबराते हुए बोली, अंडरस्को मैंने न्यू ईयर के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था आपके लिए, ताकि हम अकेले रह सके कुछ वक्त।
इस पर अश्वत्थ ने सरकास्टिक वे में पूछा, अंडरस्को ओ, पर तुम ये सरप्राइज यहाँ भी तो प्लान कर सकती थी न, उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी। अश्वत्थ धीरे धीरे अनन्या के उस हाथ को मसल रहा था जिसे अरुण ने पकड़ा था। उसके मसलने से अनन्या को दर्द होने लगा, पर वो अपने दर्द को सहते हुए भरे गले से बोली, अंडरस्को का, क्योंकि वो मेरी मम्मा का घर है, मैंने हमेशा वही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, तो इस बार मैं आपके साथ वहां कुछ वक्त रहना चाहती थी और मम्मा के ग्रेव पर भी जाना चाहती थी ताकि मैं आपको उनसे मिला सकूं। आह हा में कहकर वो रोने लगी क्योंकि वो अपने हाथ में हो रहे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अश्वत्थ सच जानकर थोड़ा शांत हुआ, मगर अरुण के छूने से वो अभी भी गुस्से में था। उसने अनन्या के हाथ को जोर से मसलते हुए दांत पीस कर कहा, अंडरस्को, लेकिन तुमने उसे खुद को छूने कैसे दिया। कहते ही वो एकदम से अनन्या को उठाकर बाथरूम में चला गया। उसने वॉश बेसिन के पास अनन्या को खड़ा कर दिया, फिर टैप ऑन करके उसके हाथ को पानी के नीचे करके धोने लगा। वह बहुत ही ताकत लगाकर अनन्या के हाथों को रगड़ रहा था। अनन्या की गोरी स्क्रीन लाल पड़ चुकी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने आंसू भरी आंखों से अश्वत्थ को देखते हुए अपना हाथ छुड़ाकर रोते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं अरुण से दूर रहूंगी, पक्का, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अनन्या रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर पूरे 2 मिनट तक अश्वत्थ उसके हाथ में हैंड वॉश लगाकर साफ करता रहा, जैसे अरुण की छुअन अभी भी उसके हाथों में हो। अश्वत्थ उसके हाथ को टॉवल से पोंछकर उसने गले लगाकर धमकी भरे लहजे में बोला, अंडरस्को, आइंदा से उसे अपने आसपास भी मत भटकने देना और न ही उसे खुद को टच करने देना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छूने का देखने का हक सिर्फ अश्वत्थ सिंह राठौड़ का है, ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब कहते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा, पागलपन और एक जुनून झलक रहा था, जिससे अनन्या डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अश्वत्थ के सीने से लगी सुबक रही थी। उसके हाथों में अभी भी जलन हो रही थी, जिस कारण उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अल्पविराम। वही अंश बेहद गुस्से से कनिका को घूर रहा था, जो शावर के नीचे और उसकी बाहों में कैद थी। कनिका खुद को छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, छोड़ो मुझे अंश, ये तुम क्या कर रहे हो। भीगने के कारण अंश के बाल उसके माथे पर चिपक गए थे। वो अपनी लाल आंखों से कनिका को देखते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, तो तुम्हें मेरे छूने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है और जब बार में उन लड़कों से चिपक चिपक के नाच रही थी तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, बोलो। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई भी गैर मर्द बिल्कुल भी नहीं। अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी, है ना, पर उससे पहले तुम्हारे शरीर से उस इंसान की छुअन को मिटाऊंगा। कहते ही वो शावर का ठंडा पानी ऑन कर देता है, जो बर्फ जैसा था। पानी जैसे ही कनिका के शरीर पर गिरा, वो चीखते हुए अंश से चिपक गई, अंश, ये बहुत ही ज्यादा ठंड है, ऐसा मत करो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अंश ने झुककर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे वाइल्ड किस करने लगा। वो कनिका को वही दीवार पर सटा देता है और अपने एक हाथ को उसकी कमर में डालकर उसे खुद से चिपका लेता है। शावर का ठंडा पानी कनिका को कांपने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन अंश को इस ठंडे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से शावर के नीचे खड़ा था। कनिका को उसकी वाइल्ड किस से दर्द होने लगा था। वह उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगी, पर अंश जबरदस्ती उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके सभी कपड़ों को उसके बॉडी से आजाद कर देता है और खुद के कपड़ों को भी। फिर वो उसके कमर से सीने तक हाथ फेरने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बॉडी को बेरहमी से रगड़ रहा हो। कनिका की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपने मुंह में खून का टेस्ट आने लगा था, पर वो अंश को खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। अंश उससे दूर हुआ, फिर उसने अचानक ही कनिका के हाथों को ऊपर करके अपनी शर्ट से ऊपर बांध दिया। कनिका घबरा गई, पर अंश किसी डेविल की तरह मुस्कुराते हुए उसे दोबारा किस करने लगा। वो पागलों की तरह उसके किस करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो उसकी गर्दन पर किस एंड बाइट करते हुए नीचे जाने लगा। कनिका हाफते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसे पता था अंश अब नहीं रुकेगा, इसलिए वो चुप हो गई और अंश की वाइल्डनेस के लिए खुद को तैयार करने लगी। अंश अपने हाथों को उसके सीने पर गिराते हुए वहां किस करने लगा। वो जैसे ही अपने दांतों को गड़ाता कनिका चीख उठती। अंश की छुअन से वो मदहोश हो रही थी, उसे अपनी बॉडी में अलग ही बदलाव महसूस हो रहा था। अंश जब पानी से भीगी हुई कनिका को देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उसके होठों पर होठ रख के वो एकदम से उसमें समा गया। कनिका इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे अपने निचले शरीर में जैसे ही दर्द महसूस किया उसकी चीख निकल गई, आह। हे अल्पविराम डॉट। अभिषेक चुपचाप शावर लेने के बाद अपना कुछ काम करने लगा। उसके कुछ ना बोलने से महिमा परेशान थी। उसने अभिषेक के हाथ से फाइल छीनकर सोफे पर फेंक दिया। फिर एकदम से उसकी गोद में बैठकर मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, क्या तुम अभी भी नाराज हो। इस पर अभिषेक उसे खुन्नस में देखते हुए बोला, अंडरस्को, जहरीली नागिन, मुझे परेशान मत करो वरना किसी शीशे में कैद करके तुम्हें लाकर में बंद कर दूंगा, कहकर वो उठने लगा। पर महिमा ने उसे उठने नहीं दिया और उसके गले में अपना एक हाथ डालते हुए प्यार से बोली, अंडरस्को, मेरा क्यूट सा अभी मुझसे बात नहीं करेगा, अभी मान जाओ। ये कहते वक्त वो अपने हाथ को उसके शर्ट के अंदर डाल रही थी।
तो अभिषेक एकदम से उसके हाथ को पकड़कर भड़कते हुए बोला, अंडरस्को तुम आग से खेल रही हो जाने मन, कहीं ये आग तुमको जला न दे। कहते हुए वो उसे अपनी लाल आंखों से देखने लगा, क्योंकि महिमा उसे सीड्यूट करने की कोशिश कर रही थी। वही महिमा मुस्कुराई, वह अभी के होठों, गालों और माथे पर हल्के हल्के किसिस करके मुस्कुराते हुए आराम से बोली, अंडरस्को ओ मेरा प्यारा अभी बेबी, चिंता मत करो, जिस दिन मेरी चोट सही हो जाएगी मैं तुम्हारी अंदर लगी इस आग को अच्छे से बुझा दूंगी, और आग से खेलने का शौक तो मुझे बचपन से है। कहकर वो आंख मार देती है तो अभिषेक उसे खुद से चिपकाते हुए उसे कस करने लगा। उसने महिमा के कंधे पर ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि उसे चोट लगी थी। वो बहुत ही आराम और प्यार से महिमा को किस कर रहा था। की महिमा भी उसमें खो गई। अल्पविराम डॉट। आलिया जैसे ही राठौर विला के अंदर आई, उसे जीवन और आर्यन लड़ते हुए दिखे। ये देखकर वो उनके पास जाकर पूछती है, अंडरस्को तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हो। जीवन आलिया को देखते ही खुश हो गया। उसने जल्दी से आर्यन के हाथ से एक लिफाफा छीनकर आलिया की तरफ बहाते हुए कहा, अंडरस्को आलिया, ये रावण और मिस्टी की डीएनए रिपोर्ट है, इसे जल्दी से पढ़कर बताओ इसमें क्या है। तब तक मैं इस फुदकते हुए बंदर की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ, जिसे हर जगह मुंह मारना होता है। कहकर वो आर्यन को पीटने लगा। वही आलिया ने जैसे ही रिपोर्ट को खोलकर पढ़ा, उसकी आंखें छोटी हो गई। आलिया एकटक डीएनए रिपोर्ट को घूर रही थी। उसे पत्थर की तरह खड़े देखकर जीवन आर्यन की गर्दन को अपने हाथ से दबाते हुए क्यूरियस होकर पूछता है, अंडरस्को आलिया, उसमें क्या लिखा है और तुम क्या उस रिपोर्ट को घूर घूर के जलाने की कोशिश कर रही हो। अब जल्दी से बताओ क्या लिखा है उसमें, फिर इस कंगारू को बताता हूँ। कहकर वो आर्यन के गर्दन को और जोर से पकड़ लेता है। तो आर्यन उसके पेट में मारते हुए खुद को छुड़वाते हुए चिल्लाया, अंडरस्को छोड़ो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। तुम्हें पता नहीं है मेरी बद्दुआ बहुत लगती है, इसलिए मेरी इज्जत करो और छोड़ो मुझे। जीवन अपने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को अच्छा जी, बड़े आए मुझे बद्दुआ देने वाले। वह इंसान मुझे बद्दुआ देने को बोल रहा है जिसके ऊपर खुद हजारों लोगों की बद्दुआ है। और तुम बताओ मुझे कि तुम रिपोर्ट को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी बताओ वरना आज तुम्हारी बोटी बोटी काटकर गली के कुत्तों को खिला दूंगा मैं। आर्यन शौक होकर उसे घूरने लगा। हालांकि जीवन ने उसकी गर्दन को बहुत ही ढीला पकड़ा हुआ था, मगर आर्यन ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वह मर ही जाएगा। उसने खुद के शरीर को जीवन के ऊपर ढीला छोड़ दिया और फिर मरी हुई आवाज में बोला, अंडरस्को मैं मरने वाला हूँ, कोई तो इस राक्षस से मुझे बचाओ वरना भूत बनकर सबको खत्म कर दूंगा मैं। उसके ड्रामा को इग्नोर करके जीवन इस बार झल्लाते हुए आलिया से बोला, अंडरस्को अरे मेरी माँ, तुम मुझे जल्दी से बताओ उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, या कोई मुहूर्त निकलवाओ तुम्हारे लिए। उसकी तेज आवाज सुनकर आलिया चौंक गई। फिर अपने होश में एकदम से आते हुए बोली, अंडरस्को रिपोर्ट नेगेटिव है। रावण और मिस्टी का कोई रिश्ता नहीं है, मिस्टी उसकी बहन नहीं है। ये कहकर वो उस रिपोर्ट को वापस से पैक करके उसे जीवन के मुंह पर मारते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को अगली बार से मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत मत करना समझे। कुछ दिन के लिए मैं बेचारी क्या बन गई, तुम तो मेरे सर पर चढ़ गए। कहकर वो गुस्से से जीवन को देखकर अपने पैर पटकते हुए रूम की तरफ चली गई। जीवन अपना मुंह फाड़े उसे देख रहा था। वही आर्यन जोर जोर से हंसते हुए बोला, अंडरस्को पोपट हो गया तुम्हारा तो। जीवन अब तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, और जीवन नाम रखने से तुम्हारी जीवन रेखा लंबी नहीं हो जाएगी। जीवन अभी भी शौक था। इस बात का फायदा उठाकर आर्यन आजाद हो गया और वहां से भागने लगा। तो जीवन होश में आते ही अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप मिस्टी को बचाने में मेरी हेल्प करो। जीवन उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। वही विला के मिनी हॉस्पिटल में अश्वत्थ, वेद, अगस्त, अंश, अभिषेक और अश्विन जी डॉक्टर के सामने खड़े उन्हें बुरी तरह घूर रहे थे। बेचारे डॉक्टर अपने माथे से बह रहे पसीने को पोंछते हुए बोले, अंडरस्को देखिए मुझे इस तरह घूरने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना पेशेंट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और उन्हें होश भी आ चुका है। तो आप लोग उनसे मिलने के बजाय मुझे क्यों घूर रहे हैं। अंश उनके कॉलर को पढ़कर झल्लाते हुए बोला, अंडरस्को यही बात आप हमें पहले नहीं बता सकते थे कि हमको होश आ गया है। कहकर वो उनके कॉलर को छोड़ते हुए गुस्से में वार्ड के अंदर चला गया। सभी डॉक्टर को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए सभी अहम के वार्ड में चले गए। तो डॉक्टर अपने सीने पर हाथ रखकर एक रात की सांस लेते हुए मन में बोले, अंडरस्को मैं इतने सालों से इन सब के साथ हूँ, उसके बावजूद मैं कितनी आसानी से उनकी नजरों से डर जाता हूँ। इतना कहते ही उनकी नजर अहम के डेड पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर खड़े उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है। डॉक्टर अब वहां नहीं रुके और तुरंत भाग गए। सभी अहम के वार्ड में खड़े थे। अहम बेड पर आराम से बैठा बिना किसी भाव से अपने डेड को घूर रहा था, जो बड़े रॉब के साथ अपने हाथों को बांधकर दरवाजे के पास खड़े थे। अहम के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और सीने पर भी। अहम ने अपने डैड को इग्नोर किया और चिंता भरी आवाज में अश्वत्थ को देखते हुए पूछा, अंडरस्को मिस्टी। वह अपने शब्द पूरे भी नहीं कर पाया कि आर्यन जल्दी से वार्ड के अंदर भागते हुए आया और अहम के बेड पर चढ़कर हंसते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारी मिस्टी की शादी का मिष्ठान खाने को मिलेंगे अब तुम्हें अहम बाबू।
अहम कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। एल उसके कंफ्यूज लुक को देखकर आर्यन अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को मुझे ऐसे मत गुरु, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कहकर वह मुंह बनाने लगा और बेड से उतरने की कोशिश करने लगा। मगर तभी अहम ने कसके उसके हाथ को पकड़कर अपनी भारी मगर गुस्से भरी आवाज से पूछा, अंडरस्को तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चुपचाप बताओ वरना अगले ही पल तुम मेरी जगह इस बेड पर पड़े होंगे। उसकी धमकी सुनकर आर्यन का मुंह रोने जैसा हो गया। एल वह एकदम से बेड से कूद कर अहम के डैड के पीछे छुप गया और उसकी शिकायत करते हुए बोला, अंडरस्को डैडी नंबर 2 देखिए ना ये कैसे मुझे डरा रहा है। गार्ड्स का बॉस होकर उस रावण से तो लड़ नहीं पाया और मुझ जैसे कमजोर बच्चे को डरा रहा। उसकी शिकायत सुनकर अहम के डैड अपनी एक आईब्रो को चढ़ाकर अहम को देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोले, अंडरस्को कमजोर लोग ही अपने से कमजोर को डराते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती वो अपने से ज्यादा ताकतवर वालों को हरा सके। और इतना कहते ही वो सीरियस होकर अहम को देखते हुए आगे सर्द लहजे में बोले, अंडरस्को तुमने पहले भी मेरे खिलाफ जाकर किसी से प्यार किया, फिर पीहू से शादी की, जबकि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की थी, पर अब तुमने फिर से किसी और से शादी कर ली। एल मैं भी देखता हूँ आखिर वो है कौन जिसके लिए तुमने पीहू को आसानी से भुला दिया। लेकर आओ उसे, उसकी तो खैर खबर मैं लेता हूँ और तुम्हारी भी। वो सभी को एक नजर देखते हुए चले गए। अहम नाराजगी से दरवाजे की तरफ अपनी नजरें टिकाए हुए था। अश्वथ उसका ध्यान आपकी तरफ खींचते हुए ठंडे भाव से बोला, अंडरस्को मिस्टी इस वक्त जहां है उसे वहां से निकालना इम्पॉसिबल है, जब तक कि कोई अंदर से हमारी मदद ना करे। और जो भी करना है हमें कल न्यू ईयर पर ही करना है, क्योंकि मिस्टी की शादी उसी दिन है। अहम एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, अंडरस्को चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा, पर मिस्टी को वापस लाकर रहूंगा। अहम की आंखों में मिस्टी के लिए जुनून साफ झलक रहा था। कुछ वक्त के लिए वहां पर शांति छा जाती है। वेद जो कब से चुप था, उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को सोचा था अब सब लोग मिलकर मेरे लिए लड़की ढूंढेंगे तो मेरी शादी होगी, लेकिन यहाँ तो वो की ही लव स्टोरी नहीं खत्म हो रही। ये सुनकर सभी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे तो वेद आंखें दिखाते हुए अपने कमर पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को इस तरह मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, अभी इस बुरे अहम का मैटर सॉल्व किया जा रहा है। क्या पता फिर अगस्त की बीवी के पीछे लग जाओ तुम सब, पर यहाँ मेरे जैसे कुवारे की कोई इज्जत नहीं है। एल कब से कह रहा हूँ लड़की ढूंढ दो, लड़की ढूंढ दो, पर अब मैं ही ढूंढ लूंगा, मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं। वेद अपनी भड़ास निकलकर वहां से चला गया। अंश उसे इग्नोर करके बाकी सब से बोला, अंडरस्को मैंने उस घर के मालिक के बारे में पता किया है, वह मिस पारुल के दादाजी का विला है, जिससे वो अश्वथ और अगस्त की तरफ इशारा करके आगे बोला, अंडरस्को इन दोनों ने मीटिंग की थी और साथ में वेद की शादी की बात भी की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी उनकी पोती से शादी करेगा, ये तो वह विला वो उसके नाम कर देंगे या फिर पारुल के। मुझे लगता है वेद को उससे शादी कर लेनी चाहिए। अंश अपनी बात खत्म करके मुस्कुराने लगा। तभी आर्यन शॉक होकर बोला, अंडरस्को मतलब अब पारुल और वेद की शादी होगी ताकि हम सभी उस विला में जा सके और मिस्टी को बचा सके। वैसे सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा, मेरे कानों को ठंडक भी मिल रही है। पर क्या वह लड़की कभी मानेगी वेद से शादी करने के लिए? अश्वथ और अगस्त कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर अश्वथ सभी को कुछ काम का बोलकर वहां से निकलकर सीधा अपने रूम में गया। उसने देखा अनन्या बेड पर बैठी अपने हाथों में दवा लगा रही थी, जो लाल पड़ चुका था। एल उसके लाल पड़े हाथ को देखकर अश्वथ की तेवरियां चढ़ गई। वह एकदम से जाकर अनन्या के हाथ को पकड़ लेता है। एल अनन्या पहले तो किसी के इस तरह पकड़ने से घबरा गई, मगर जब उसने अश्वथ को देखा तो वहां से उठकर दूसरी तरफ बैठ गई। दवा लगाते हुए उसके मुंह से बार बार दर्द भरी आह निकल रही थी। एल दवा लगाने के बाद वो जैसे ही उठी, अचानक अश्वथ ने उसे वापस बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। अश्वथ ने कसके उसका हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वो भाग न सके, पर जब अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाना बंद नहीं किया तो वो अपने सिर को इसके गर्दन में छिपा लेता है। ये इतनी जल्दी हुआ कि अनन्या कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। वो इस वक्त अश्वथ को देखना भी नहीं चाहती थी, पर अश्वथ जानबूझकर उससे चिपक रहा था। अनन्या जब उसे खुद से दूर करते करते थक गई तो उसने उसके सिर को अपने गर्दन से निकालते हुए नाराजगी से कहा, अंडरस्को हटिए, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने बड़ी ही सफाई से छुपा लिया। अश्वथ उसे परेशान करने के लिए अपने हाथ को उसकी कमर में डाल देता है, फिर उसकी बॉडी को इधर उधर छूने लगा। अनन्या इरिटेट हो गई, उसने चीखते हुए कहा, अंडरस्को ये क्या हरकत है? छोड़िए, मैंने कहा, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? कहते ही उसकी आवाज रोने जैसी हो गई, जिसे सुनकर अश्वथ अपनी आंखें खोलकर उसके सिर से अपने सिर को थोड़ा दूर करके उसे देखने लगा। एल फिर उसके माथे से अपने माथे को सटाकर शांति मगर गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को मुझे सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि तुम मुझसे दूर जाने के लिए कितनी बेताब हो, पर मैं भी अश्वथ सिंह राठौड़ हूँ, इतनी आसानी से तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, समझी? कहकर वो इविल स्माइल करने लगा। फिर उसने अपने होठों को जैसे ही अनन्या के होठों पर रखना चाहा कि अनन्या उसके इरादे को भांप गई और उसने अपनी गर्दन तिरछी कर ली, जिस कारण वो किस अनन्या के होठों पर न होकर उसके गालों पर हो गई।
अश्वथ उसकी इस हरकत पर मुस्करा उठा। उसने अनन्या के गालों पर काटते हुए लो वॉइस में कहा, अंडरस्को हम ज्यादा नाराज हो, मैंने बहुत हट कर दिया। अश्वथ के इस सवाल को सुनकर अनन्या हंसने लगी। फिर अपने हाथ को दिखाकर दांत पीसते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को अरे नहीं नहीं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, आप मुझे दर्द दे या मुझे जान से ही मार दे, मेरी क्या मजाक की मैं अश्वथ सिंह राठौर से नाराज हो सकूं, मैं तो बस एक पंचिंग बैग हूँ जिसे अश्वथ सिंह राठौर जब चाहे पीट कर जा सकते हैं और उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझ में कहाँ कोई जान है जो मुझे दर्द हो, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे हट किया, देखिए मैं तो मुस्कुरा भी रही हूँ। इतना कहते ही वो अपने होठों पर झूठी मुस्कान सजाए अश्वथ को देखने लगी। अनन्या ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। ये बात शायद अश्वथ अच्छे से समझ रहा था। उसने एक लंबी आह भरते हुए उसके हाथ को अपने सीने पर रख मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी लिटिल गर्ल, मुझे वह नहीं करना चाहिए था। अब देखो मैंने तुमसे माफी मांग ली, मुझे माफ कर दो। ये सब अश्वथ किसी बच्चे की तरह के रहा था। वो मासूम सा चेहरा बनाकर अनन्या को देखने लगा। वह बहुत कम ही ऐसे रिएक्ट करता था। अनन्या गुस्सा थी, पर वो उसे ऐसे देखकर पिघल रही थी, मगर वह ऐसे कैसे उसे माफ कर दे, ये सोचते ही वो अपनी नजरें फेरते हुए एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को मुझे ऐसे मत घूरिए, कोई माफी नहीं मिलेगी, इनफैक्ट मैंने तो तैयारी भी कर ली यहाँ से जाने की। उसकी जाने की बात सुनकर अश्वथ के माथे पर बल पड़ गए। वो सर्द भाव से बोला, अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? कभी नहीं, अगर तुम्हें मुझे नहीं मार करना तो मत करो, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। अश्वथ अपनी बात पूरी करते ही जबरदस्ती उसे किस करने लगा। अनन्या उसके जबरदस्ती करने से हैरान थी। वो उसे खुद से दूर करते हुए झल्लाकर बोली, अंडरस्को ये क्या हरकत है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अश्वथ उसे बेड पर अपने नीचे दबाते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को किस तो जबरदस्ती की अच्छी लगती है मेरी जान, और जबरदस्ती की किस में मजा भी बहुत आता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझे किस नहीं करने देती। अश्वथ बिना वक्त गंवाए उसे कसके जकड़ लेता है और उसके होठों पर किस करने की कोशिश करने लगा। अनन्या बार बार अपने चेहरे को इधर उधर करने लगी, पर अश्वथ ने उसके जबड़े को पकड़कर उसके फेस को अपनी तरफ किया और अगले ही पल उसके होठों को चूमने लगा। वो दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, पर अश्वथ अनन्या का भरपूर फायदा उठाते हुए उसे जबरदस्ती किस कर रहा था। कुछ देर बाद रूम में केवल अनन्या की सुस्कियां ही सुनाई दे रही थी। क्योंकि अश्वथ सिर्फ एक किस से सेटिस्फाई नहीं होने वाला था। सी नो ईवल राठौर विला के सामने एक कार आके रुकी, जो कि एक पिंक कलर की फरारी थी। उसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा की थी। उस फरारी का डोर ओपन हुआ और एक लड़की बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ते हुए कार से निकलकर राठौर विला को देखने लगी, फिर एटीट्यूड के साथ अपने कदम बढ़ा दिए। उसकी हाई हील्स टक टक की आवाज कर रही थी। उस लड़की ने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जो उस पर खूब जच रहा था। वही वेद गुस्से में जल्दी जल्दी विला से बाहर निकल रहा था। वह खुद से बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसकी नजर सामने से आ रही लड़की पर नहीं गई, और वह लड़की भी अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसने भी वेद को आते हुए नहीं देखा और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। उस लड़की का फोन उछलते हुए जमीन पर जा गिरा। हाई हील्स पहने होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिरने लगी। गिरने के डर से उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लिए। तभी वेद ने एकदम से उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया ताकि उसे गिरने से बचा सके। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। वेद अपनी गहरी नजरों से एकटक उस लड़की को देख रहा था। उस लड़की की शक्ल देखते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो एकदम से उस लड़की को छोड़ देता है, जिस कारण वो लड़की धड़ाम से जमीन पर कमर के बल गिर गई। अपनी कमर में दर्द का एहसास होते ही वह लड़की दर्द से चीख उठी, आह मेरी कमर। फिर उसने गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो वो चौंक गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पारुल थी, जो मिस्टी के कहने पर यहाँ आई थी। पर वेद को यहाँ देखकर वो शौक थी। मगर जब उसे याद आया कि वेद ने उसे जमीन पर गिराया है, तो वो एकदम से खड़ी होकर उसके कॉलेज को पढ़कर उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? रुको अभी तुम्हें बताती हो। पारुल वेद को मजा चखाने के लिए अपने घुटने को मोड़कर उसके पेट की तरफ बढ़ाती है, पर वेद बिजली की रफ्तार से उसके पैर को पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ते घमंड से बोला, अंडरस्को ओ मैडम तुम खुद को समझती क्या हो? पहले तो बेवजह मुझे उस होटल के सामने सुना दिया और अब अपनी आंखों पर एक बड़ा बड़ा चश्मा लगाकर घूमोगी तो ऐसे ही लोगों से टकराकर गिरोगी। बड़ी आए दो पैसे का घमंड वेद सिंह राठौर को दिखाने वाली। कहते ही वो पारुल का हाथ छोड़ देता है। पारुल के साथ पहले कभी किसी ने ऐसे बर्ताव नहीं किया था और न ही उसे कभी इतना गुस्सा आता था, मगर वेद ऐसा इंसान था जिसने न सिर्फ उसके साथ ऐसे बिहेव किया बल्कि उसे गुस्सा भी दिलाया। पारुल गुस्से में कांपने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो वेद को पीट कर यहाँ से चली जाए, पर मिस्टी के कारण वह रुकी हुई थी। उसने अपने गुस्से को काबू में करके जमीन से अपने फोन को उठाया और अपनी हिल्स जानबूझकर वेद के पैरों में धंसाकर दांत पीसकर हुए बोली, अंडरस्को तुम्हारे जैसे उल्लू के मुंह पारुल नहीं लगती, क्योंकि उसका स्टैंड इतना गिरा हुआ नहीं है जो तुमसे बात करके वो अपना स्टैंडर्ड गिराए हो। और जो तुमने मुझे गिराया है ना, इसका बदला मैं बहुत जल्द लूंगी खनखजूरा कहीं के।
कहते हो ही वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर चली गई। वही वेद अपने एक पैर को उठाकर उछलते हुए पारुल को कोस रहा था क्योंकि उसे बहुत जोर से लगी थी। वो चौंकते हुए बोली, अंडरस्कोप तुम चुड़ैल कहीं की अपना मुंह बंद रखो समझी वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। वेद को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पारुल उसके घर के अंदर गई है। एल वह उसे धक्के मार के घर से निकाल देना चाहता था, इसलिए वो दंदनाते हुए विला के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही पारुल की नजर अंदर के नजारे पर पड़ी। विला अंदर से बहुत खूबसूरत था, वो उसकी खूबसूरती को देखने लगी। तभी वेद उसके पीछे पीछे अंदर आके गुस्से में बोला, अंडरस्कोप तुम मेरे घर में ये तानका झांकी क्यों कर रही हो? कहीं चोरी करने जा इरादा तो नहीं है? रुको मैं अभी गर्दा को बुलाता हूँ। वो गार्ड को बुलाने ही वाला था कि उसकी नजर सीढ़ियों से उतर रहे अश्वत्थ पर पड़ी। उसे देखते ही वो चुप हो गया। अश्वत्थ को देखते ही पारुल मुस्कुराकर कर बोली, अंडरस्कोप मिस्टर अश्वत्थ सिंह राठौर, मुझे आपसे बात करनी है मिस्टी के बारे में। मिस्टी का नाम सुनते ही वेद और अश्वत्थ क्यूरियस होकर पारुल की तरफ देखने लगे। इस पर पारुल अश्वत्थ को सोफे पर बैठने का इशारा करती है। दोनों सोफे पर बैठ गए। अश्वत्थ के चेहरा शांत था, लेकिन वेद को हजम नहीं हो रहा था कि उसकी दुश्मन उसके ही घर में आकर बैठी हुई है। पर पारुल उसे इग्नोर करते हुए सीरियस होकर अश्वत्थ से बोली, अंडरस्कोप मिस्टी इस वक्त मेरे दादाजी के विला में है। कल ही सिद्धार्थ उसकी शादी एक 40 साल के आदमी के साथ करने वाला है। एल पर मैंने मिस्टी से वादा किया था कि मैं वहां से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करूंगी, इसलिए मैं आपकी हेल्प लेने आई हूँ। इतना कहते ही वो रौब से अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर अश्वत्थ को देखने लगी, जो किसी गहरी सोच में था। काफी देर तक जब अश्वत्थ कुछ नहीं बोला, तो पारुल ने अपनी उंगलियों को सोफे पर टैप करते हुए पूछा, अंडरस्कोप मिस्टर राठौर। अपना नाम सुनकर अश्वत्थ अपनी नजरें उठाकर उसे देखता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, अंडरस्कोप वैसे तुमने मेरे डील के बारे में क्या सोचा? क्या तुम मेरे भाई से शादी करने को तैयार हो? ये कहते ही वो वेद की तरफ इशारा करता है, पर पारुल को तो वैसे भी शादी नहीं करनी थी, मगर जब उसे पता चला कि वेद अश्वत्थ का भाई है, तो उसके माथे पर शिकन आ गई। वह दुश्मनी के भाव से वेद को देखते हुए ठंडी आवाज में बोली, अंडरस्कोप मैं आपसे क्या बात करने आई हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टी आपके दोस्त की बीवी है, उसे बचाने के लिए आप मेरी मदद करने की बजाय मेरी ही शादी करवाना चाहते हैं। वो उससे आगे कुछ बोलती कि अश्वत्थ डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, अंडरस्कोप मैं तो बस मिस्टी के बचाने का तरीका बता रहा हूँ। अल्पविराम। ये सुनकर पारुल थोड़ी शांत हो गई और सवालिया नजरों से अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ बड़े ही चालाकी से बोला, अंडरस्कोप देखो, अगर तुम मेरे भाई से शादी कर लेती हो तो वो विला तुम्हारे दादाजी तुम्हारा नाम कर देंगे या फिर वेद, फिर उस विला का सारा कंट्रोल तुम दोनों में से किसी एक के हाथ में आ जाएगा। एल उसके बाद हम मिस्टी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, वरना जब तक वो बोला तुम्हारे दादाजी के कंट्रोल में है, ये काम बहुत मुश्किल होगा। पारुल को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। एक तो वो अश्वत्थ की मदद करना चाह रही थी मिस्टी को बचाने के लिए, वो तो उसके ही गले में अपने भाई के नाम का मंगलसूत्र डालना चाहता था। जब उसकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई, तो वो अपनी जगह से खड़ी होकर बिना किसी भाव से बोली, अंडरस्कोप सॉरी मिस्टर राठौर, लेकिन मुझे आपके इस बददिमाग भाई में जरा सा भी इंटरेस्ट रही है, जो मुझे बच्चा चोर बोले। ऊपर से कुछ देर पहले इसने मुझे जानबूझकर जमीन पर गिराया था। एल इसके जैसे गधे को तो मैं भाव भी ना दूं, और आप चाहते हैं कि मैं इस बेवकूफ के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में टांग कर घूमूं? नेवर इस नेवर। उसने एक सांस में ही सब बोल डाला और हाफते हुए वेद को देखने लगी, जो अपने लिए गधा शब्द सुनकर गुस्से से भर गया था। एल वह अपनी आस्तीन को चढ़ाते हुए पारुल के सामने खड़े होकर बोला, अंडरस्कोप क्या कहा मुझे गधा? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम्हारी शक्ल देखकर तो मुझे उल्टी आ जाए, ऐसा लगता है जैसे हिडिंबा भी तुमसे खूबसूरत है। उन दोनों को लड़ते देख अश्वत्थ अपनी भारी मगर ठंडी आवाज में बोला, अंडरस्कोप मैं तुम दोनों को थोड़ा समय देता हूँ सोचने का। अगर तुम दोनों ने शादी के लिए हाँ नहीं की, तो मजबूरन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम दोनों की शादी हो जाए। अश्वत्थ की आवाज में एक धमकी झलक रही थी, पर पारुल इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं थी। एल वो एटीट्यूड के साथ बोली, अंडरस्कोप मेरी शादी किससे होगी ये आपका मैटर नहीं है, और रही बात मिस्टी की, तो मैं खुद ही उसे बचा लूंगी, तुम्हारे जैसे लोगों की मुझे अब जरूरत नहीं। वो वेद को एक नजर देख वहां से निकल गई। उसके जाते ही वेद अश्वत्थ से बोला, अंडरस्कोप भाई, मैंने आपको बीवी ढूंढने को कहा था, इसके जैसी चुड़ैल को नहीं, जो चलती फिरती मिसाइल है। अगर ये मेरी जिंदगी में आ गई तो रोज मेरे सर पर ये या तो सैंडल मरेगी या फिर जान से ही मार देगी। अश्वत्थ वार्निंग देते हुए बोला, अंडरस्कोप तुम्हें शादी पारुल से ही करनी होगी। जाओ और जाकर उसे पटाओ, क्योंकि वही है जो हमें उस घर तक लेकर जा सकती है। तुम्हें जो करना है करो, पर कल तक वो शादी के लिए मान जानी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसे ऑर्डर देने के बाद अश्वत्थ अपने रूम की तरफ चला गया। बेचारा वेद बस अपनी किस्मत को कोसते रह गया। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। पारुल के जाते ही एक और कार विला के सामने रुकी। उस कार से दक्ष किसी डेविल की तरह निकलकर विला के अंदर जाने लगा। एल उसकी आंखें बेहद डरावनी और सख्त थी। एल उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी, मगर उसकी बॉडी से निकल रही ठंडी आभा किसी को भी उसके पास जाने से रोकती थी।
दक्ष ने पता लगा लिया था कि आलिया यही है, इसलिए वो आलिया को लेने आया था। वही आलिया अपने रूम में बैठी कुछ फाइल्स रीड कर रही थी, जो उसे अगस्त ने दी थी क्योंकि वह राठौर कंपनी में काम करने वाली थी। आलिया ने इस वक्त एक सफेद रंग का सूट पहना हुआ था, जो उस पर बहुत खिल रहा था। एल पर पढ़ते पढ़ते उसका गला सूखने लगा, तो वो अपने आसपास देखती है। एल उसे खाली जग दिखाई देता है। वो उस जग को खाली देखकर नौकरों को कोसते हुए बोली, अंडरस्को, ये लोग रूम में पानी तक नहीं रख सकते हैं। बेवकूफ कही के वो फाइल को नीचे रखती है और उस जग को लेकर नीचे चली गई। दक्ष जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी नजर आलिया पर पड़ी, जो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे धीरे किचन की तरफ जा रही थी। उसे पहली बार सूट में देखकर वो उसकी सादगी और खूबसूरती में खो गया। उसका मन किया कि वो आलिया को जी भर के प्यार करे, पर जब उसे याद आया कि आलिया घर छोड़कर यहाँ रह रही है, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आलिया ने अभी दक्ष को नहीं देखा था। वह किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि दक्ष उसके पीछे जाकर उसके गले की एक नाश को दबा देता है। अगले ही पल आलिया उसकी बाहों में झूल गई। जग भी जमीन पर गिरकर टूट गया, जिसकी आवाज हॉल में गूंजने लगी। मगर हैरानी की बात थी कि कोई भी हाल में नहीं आया। दक्ष ने जल्दी से आलिया को अपने कंधे पर उठाया और शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए आलिया को लेकर वहां से निकल गया। अश्वथ, अगस्त, अंश, आर्यन और अंश टेरेस पर खड़े दक्ष की जाती हुई कार को देख रहे थे। अगस्त अपने माथे को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को, बेहतर होगा दक्ष खुद ही अपने मैनेजर को सजा दे और अपने रिश्ते को भी एक मौका दे। अंश सिगरेट के क्रश लेते पर बिना किसी भाव से बोला, अंडरस्को, यही बेहतर होगा। अगर वो आलिया को डाइवोर्स देता है, तो हम दोबारा कभी भी उसे आलिया के बस नहीं जाने देंगे। सभी उसकी बातों से सहमत थे। सभी चाहते थे कि दक्ष आलिया के गुनहगारों को सजा दे और उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो आलिया का हस्बैंड था। दक्ष इतना भी बुरा इंसान नहीं था। अगर एक बार वो आलिया को अपनी वाइफ मान ले, तो आलिया की जिंदगी बदल जाती। अगस्त एक गहरी सांस लेते हुए आरवी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि मिस्टी के मिलने के बाद वो आरवी को लाने का प्लान कर रहा था। अल्पविराम अल्पविराम डॉट अल्पविराम। रात के 11:30 बजे अश्वथ की कार विला के सामने रुकी। वो जैसे ही अपने रूम के सामने पहुंचा, उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने अनन्या अपने साथ एक ट्रॉली बैग लेकर रूम से बाहर निकल रही थी। शायद वो कहीं जा रही थी, पर अश्वथ को लगा कि वो घर छोड़कर जा रही है। इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को जमीन पर फेंकते हुए दांत पीसकर कहा, अंडरस्को, तुम किससे पूछकर घर छोड़कर जा रही हो? एक जानी पहचानी आवाज सुनते ही अनन्या अश्वथ को देखती थी। उसके चेहरे के भाव भी सख्त हो गए। वह अपने एक हाथ को कमर पर रखते हुए गुस्से में मगर टोंट मार के बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। खासकर आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके जवाब देने से अश्वथ चिढ़ गया। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे गुस्से में देख रहे थे जैसे एक दूसरे को खा ही जाएंगे। वही हॉल में मौजूद लोग मुंह दबाए हंस रहे थे, क्योंकि वो लोग अश्वथ और अनन्या की आवाज साफ सुन पा रहे थे। अश्वथ ने अपना हाथ बढ़ाकर अनन्या के हाथ को पकड़ लिया, पर अनन्या उसके हाथों को झटकर ट्रॉली बैग लेकर उसे नजरअंदाज करते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। उसके इग्नोर करने से अश्वथ की भौहें चढ़ गई। वो हाइपर होकर बोला, अंडरस्को, मुझे छोड़ने की कोशिश मत करो। चुपचाप उल्टे पैर वापस आ जाओ, वरना तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, ताकि तुम कभी इस घर से जा ना सको। बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर आजकल। जब उसने देखा अनन्या रुक नहीं रही है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अनन्या अभी सीढ़ियों के पास पहुंचती थी। अश्वथ अपने लंबे लंबे कदमों से भागकर भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश की, ताकि वह अनन्या को दोबारा हट ना कर सके। जब उसे लगा कि उसका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया है, तो उसने अनन्या के कंधों को पकड़कर आराम से कहा, अंडरस्को, लिटिल गर्ल, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर मैंने माफी मांगी ना, तो तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? देखो, अगर तुम चाहती हो तो मैं दोबारा माफी मांग लूंगा। आई एम सॉरी, पर वापस रूम में चलो और ऐसा कुछ दोबारा मत करना, वरना मैं अपने गुस्से को और रोक नहीं पाऊंगा। अश्वथ अनन्या को रोकने के लिए इस वक्त कुछ भी करने को तैयार था, पर अनन्या उसे इग्नोर करते हुए नीचे आ गई। अनन्या अपने बैग को आर्यन की तरफ करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को, आर्यन, इस बैग को बाहर लेकर चलो। आर्यन हल्का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा ही था कि अश्वथ अचानक अनंता को अपने करते पीछे करके आर्यन को अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, अंडरस्को, जहां खड़े हो वहीं पर रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन को धमकी देने के बाद उसने दोबारा अनन्या की कलाई को अपनी हथेलियां से जकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, और मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तो मतलब कहीं नहीं जा रही हो। चलो मेरे साथ रूम में, रात काफी हो चुकी है। उसने अनन्या के बैग को एक हाथ से पकड़कर अपने दूसरा से अनन्या की कलाई को जकड़ते हुए उसे ले जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अनन्या अपनी जगह पर रुक गई। उसने थोड़ा मिचमिचाते हुआ कहा, अंडरस्को, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ ऊपर नहीं जाना, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अब छोड़िए मुझे। अश्वथ जैसे ही गुस्से से कुछ कहने वाला था कि बीच में अश्विन जी अपनी सख्त आवाज में बोले, अंडरस्को, अश्वथ, अनन्या का हाथ छोड़ो, उसे जाने दो।
उनके ये कहते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अश्वत्थ अपनी लाल मगर डरावनी आंखों से देखते हुए डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, अंडरस्को डैड, बेहतर होगा आप हम दोनों के बीच नहीं आ। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अहम के डैड गंभीरता से बोले, अंडरस्को अश्वत्थ, तुम अनन्या को क्यों रो रहे हो? वो एक अच्छा काम ही तो करने जा रही है। अगर तुम ऐसे अच्छे काम नहीं कर सकते हो तो कम से कम दूसरे को तो मत रुको। उनके ऐसे बोलने से अश्वत्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर वह इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे उनके कहने का मतलब समझ ही नहीं आया। अगस्त भी अश्वत्थ को समझाते हुए बोला, अंडरस्को अश्वत्थ, देखो वेद अकेले नहीं जा रही है, हम सब उनके साथ जा रहे हैं। वॉट? यह क्या बकवास है? कोई भी इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, यह मेरा ऑर्डर है। अश्वत्थ उसकी बात सुनकर इतना शॉक हो गया था कि वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। दादाजी को तो ऐसा लग रहा था अश्वत्थ पागल हो गया है। वो अपनी बैसाखी से अश्वत्थ के पैरों पर मारते हुए बोले, अंडरस्को नालायक कहीं का, छोड़ो बहू का हाथ, इससे अच्छा तो तुम ऑफिस में ही थे, कम से कम इस वक्त घर में शांति तो रहते। फिर वो उसे इग्नोर करके प्यार से अनन्या से बोले, अंडरस्को अनन्या तुम जाओ। अनन्या बैग पकड़े बाहर जाने लगी। वो अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी तभी एक जोरदार आवाज पूरे विला में गूंजने लगी। तो सभी चौंकते हुए अश्वत्थ को देखने लगे, जिसने वही रखे लैंप को जमीन पर गिरा दिया था। वह गुस्से से कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यमराज जी खुद धरती पर आ गए हो। अनन्या के जाने के बाद सभी अपनी हंसी छुपाकर अश्वत्थ की तरफ देखने लगे। अभिषेक अपने होठों को दांतों से दबाते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को क्या सच में इन्हें लग रहा है कि बेब घर छोड़कर जा रही है? इन्हें गुस्से में देखकर तो मजा आ रहा है। अंश उसे आंखें दिखाते हुए शांत कर देता है, फिर खुद की मुस्कान छुपाने लगता है। अनन्या ट्रॉली बैग को घसीटते हुए विला से बाहर जाने लगी। वो विला के सबसे बाहर वाले गेट पर आ गई थी। उसने जैसे ही बाहर कदम रखा था, अश्वत्थ अचानक उसे पीछे से गले लगाकर अपनी सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को लिटिल गर्ल, तुम हमारे छोटे से झगड़े के कारण ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? अपनी बात खत्म करते ही वो उस पर अपनी पकड़ कस देता है और अपने सिर को उसकी गर्दन में घुसा देता है। लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं, तभी अनन्या होश में आते हुए अपनी हंसी को छुपाकर बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, छोड़िए मुझे, कहकर वो कसमसाने लगी। पर अश्वत्थ ने उसे इतनी टाइट पकड़ा हुआ था कि वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। उन दोनों के पीछे खड़े सभी लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अनन्या के जाने के डर से ही अश्वत्थ बेचैन था। वो पागल हो रहा था क्योंकि अनन्या उसकी जिंदगी थी, वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। अश्वत्थ के दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज चल रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। अनन्या पहले तो अश्वत्थ को और परेशान करना चाहती थी, मगर जब उसने महसूस किया कि अश्वत्थ कुछ ज्यादा ही डर चुका है, तो उसे गिल्ट महसूस होने लगा। वो तुरंत ट्रॉली बैग को छोड़ते हुए पलटकर अश्वत्थ को गले लगा लेती है। वो अश्वत्थ के दिल की धड़कन साफ सुन पा रही थी। वो उसके पीठ को पर अपने हाथ चलाते हुए प्यार से बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप प्लीज खुद को संभालिए। अनन्या कहीं नहीं जा रही है, ये सुनकर अश्वत्थ अपने सिर को उसकी गर्दन से निकालते हुए कंफर्म करने के लिए पूछता है, अंडरस्को क्या सच में तुम कहीं नहीं जा रही हो? इस पर अनन्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है। अनन्या कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अश्वत्थ खुशी से नीचे झुककर उसके लिप्स को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे डीप किस करने लगता है। इस किस से अनन्या का माइंड ब्लैंक हो गया, पर उसने जैसे ही अश्वत्थ के पीछे खड़े घर वालों को देखा, शर्मा गई। उसने अपने हाथ को अश्वत्थ के सीने पर रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, कर अश्वत्थ और वाइल्ड हो गया। अनन्या को इतनी शर्म आ रही थी कि वो कहीं डूब कर मर जाना चाहती थी। तभी अश्वत्थ उसे छोड़ देता है, तो अनन्या जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर अश्वत्थ उसके माथे से अपने माथे को सटाकर लो वॉइस में बोला, अंडरस्को मैंने कहा था ना कि मजा तो जबरदस्ती की किस में ही आता है। वो अनन्या को बिना कुछ बोलने का मौका दिया उसे दोबारा किस करने लगा। दादाजी, अश्विन जी, कंचन जी और अहम के डैड अश्वत्थ की बेशर्मी देखकर उसे कोसते हुए वहां से चले गए। उनके जाते जी अंश और अभिषेक भी अपनी वाली को जबरदस्ती पकड़कर किस करने लगे। ये देखकर आर्यन अपने बालों को खुजाते हुए अर्शी को शर्माते हुए देखने लगा, जो उसे ही अपनी आईब्रो ऊपर करके देख रही थी। आर्यन थोड़ा रुका, फिर अर्शी के गालों पर किस करके भाग गया। ये इतनी जल्दी हुआ कि अर्शी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। पर जब उसे समझ आया कि अभी अभी उसके बेबी हस्बैंड ने क्या किया है, तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। अर्शी भी वहां से जा चुकी थी। जीवन और वेद एक टक वॉच को घूर रहे थे और काउंट कर रहे थे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। हैप्पी न्यू ईयर। वो दोनों जोर से चिल्लाए कि सभी कपल्स उन्हें घूरने लगे। तभी आसमान में आतिशबाजी होने लगी, जो बहुत ही खूबसूरत था। उसी वक्त अनन्या के सामने बाहर से कई बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं। वो बच्चे एक्साइटेड होकर एक साथ बोले, अंडरस्को अनन्या दीदी, आप कहाँ रह गई थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी से हमारा गिफ्ट दे दीजिए जो आप लाए हैं।
वो बच्चे बहुत ही मासूम लग रहे थे। एल सभी की उम्र लगभग 5 से 6 साल होंगी। एल उन बच्चों की जिद पर उनके पेरेंट्स उन्हें अनन्या से मिलने इस वक्त लेकर आए थे, क्योंकि वो हर न्यू ईयर पर अनन्या के साथ रहते थे। एल जब अनन्या खुराना विला में थी, तब ये उनके पड़ोसी थे। अश्वथ उन्हें अजीब तरह से घूर रहा था। अनन्या उन बच्चों की मासूमियत पर मुस्कुराई, फिर बैग को आगे करके बोली, अंडरस्को, इनमें तुम्हारे गिफ्ट्स है, अब घर जाकर देखने। और कहकर वो बैग आगे कर देती है तो बच्चों के पेरेंट्स बैग को लेकर चले गए। अनन्या अश्वथ के गालों पर किस करके बोली, अंडरस्को, हैप्पी न्यू ईयर हबी, कहकर वो जल्दी से विला के अंदर जाने लगी। अश्वथ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उसे रोकते हुए पूछता है, अंडरस्को, वो बैग तो तुम्हारा है ना? तुम तो घर छोड़कर जा रही थी, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि उसमें बच्चों के लिए गिफ्ट्स है? अश्वथ को कहीं ना कहीं समझ आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो अनन्या के मुंह से सुनना चाहता था। अनन्या डर के मारे अपने थूक को गटकते हुए दांत दिखाकर बोली, अंडरस्को, मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगी? और मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। एल मैं तो शुरू से ही उन बच्चों को गिफ्ट्स देने गई थी, अब आपने गलत समझ लिया तो मैं क्या करूं? अनन्या ने एक सांस में ही सब कह दिया, फिर विला के अंदर भाग गई। अश्वथ तो सदमे से खड़ा था। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। एल बेचारों को सभी ने मिलकर उल्लू जो बनाया था। वो गुस्से से अनन्या में पूछे भागते हुए बोला, अंडरस्को, तुमने ये अच्छा नहीं किया मुझे बेवकूफ बनाकर, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अश्वथ अनन्या के पीछे भाग गया। अंश, अगस्त, वेद, जीवन, कनिका, महिमा और अभिषेक अश्वथ की गलत देखकर ठहाका मार के हंसने लगे। अगली सुबह आलिया सोफे पर बैठी कसमसा रही थी। एल उसके हाथ पैर टेप से बंधे हुए थे और उसका मुंह भी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी। वो जब थक जाती है तो गुस्से से किचन की तरफ देखने लगी। दक्ष एप्रेन पहने और हाथों में एक खाने की प्लेट लिए आलिया की तरफ बढ़ने लगा। एल उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि खाना उसने ही बनाया है। आलिया के पास पहुंचते ही दक्ष ने उसके मुंह से टेप निकालकर कहा, अंडरस्को, मेरी आलू, देखो तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था, पर अब मैं तुम्हारे नखरे नहीं देखूंगा, चुपचाप खाओ इसे क्योंकि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। आलिया के मुंह से जैसे ही टेप निकला उसे एक महसूस हुआ जैसे वो जन्नत में आ गई हो। पर दक्ष की बातें सुनकर वो गुस्से और नफरत से बोली, अंडरस्को, अपनी ये झूठी फिक्र कही और करो जाके समझे, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एल पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हो, उन्हें जख्म देते हो और फिर मुंह उठाकर चले आते हो झूठी फिक्र दिखाने। दक्ष को देखते ही आलिया वो पल बार बार याद आ रहे थे जब उसके साथ जबरदस्ती होने वाला था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर जीवन, अभिषेक और अंश वक्त पर आके उसे न बचाते तो क्या होता है। वही दक्ष को लग रहा था कि उसने पहले आलिया को जो परेशान किया है वो उसी लिए गुस्सा है, पर वो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर शौक था। वो कुछ बोलना चाहता था पर आलिया पहले ही खाने की प्लेट फेंकते हुए चीखी, अंडरस्को, दूर रहो मुझसे, और डिवोर्स चाहिए मुझे, वो भी जल्द से जल्द। उसके प्लेट फेंकने और डिवोर्स मांगने से दक्ष आग बबूला हो गया। उसने आलिया के जबड़े को पकड़कर गुस्से में कहा, अंडरस्को, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा जो ऐसी बातें कर रही हो, और कुछ देर प्यार से क्या बात कर लिया तुम तो सिर पर चढ़ने लगी। एल भूलो मत, तुमने धोखे से खुद मुझसे शादी की थी और मैंने तुम्हें सिर्फ बदला लेने के लिए अपने पास रखा है। दक्ष इतने गुस्से में था कि वो कुछ भी बोल गया, पर उसकी बदले वाली बात सुनकर आलिया पागलों की तरह हंसने लगी और फिर अचानक ही रोते हुए बोली, अंडरस्को, वो तो अभी भी तुम्हारा बदला खत्म नहीं हुआ और होगा भी कैसे, उस दिन मैं बच जो निकली थी। इतना कहते ही वो एक पल के लिए रुकी, फिर मजाकिया अंदाज में बोली, अंडरस्को, कोई बात नहीं, मुझसे बदला लेने के लिए पहले तुमने कुछ लोगों को मेरा रेप करने को भेजा था पर वो कुछ नहीं कर पाए। मिस्टर दक्ष, अभी मौका भी है और आप भी यही है, एक काम करिए, अपने लोगों को बारी बारी से बुलाकर मेरा रेप करने को बोलकर अपना बदला पूरा कर लो, फिर मुझे इसी खाने में जहर लाकर दे दें। चटाक। जब उसकी बातें दक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ आलिया के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी तेज था कि आलिया का सिर तिरछा हो गया और होठों से खून बहने लगा। दक्ष ने डेविलिस अंदाज में उसके बालों को पकड़कर कहा, अंडरस्को, ऐसी बेहुदा बात तुमने कहा कैसे? आलिया चुप नहीं रही, वो अपनी आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखते हुए बोली, अंडरस्को, कमाल है, अभी मिस्टर दक्ष को मेरी बातें बेहुदा लग रही है, पर जब उन्होंने मेरा रेप करने के लिए अपने लोगों को भेजा था तब उन्हें अपनी हरकतें बेहुदा नहीं लगी। आलिया अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, पर वो अंदर से बिखर चुकी थी, उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट चुका था। जेपी शायद अब कभी नहीं जुड़ेगा। वही आलिया की ये बात सुनकर कि उसने उसका रेप कराने के लिए किसी को भेजा था, दक्ष शॉक हो गया। अल्पविराम अल्पविराम डॉट, मिस्टी को बचाने के लिए उस विला में जाना जरूरी थी और उस विला में जाने के लिए पारुल को पटाना भी जरूरी था। वेद के नहीं करना चाहता था, पर अश्वथ के फैसले के खिलाफ वो जा नहीं सकता था। इसलिए वो अपने रूम में बैठकर प्लान बनाने लगा कि वो कैसे पारुल को अपने प्यार में गिराए कि वो उसके लिए मर मिट जाए या फिर शादी के लिए मान जाए। कुछ देर सोचने के बाद अचानक ही उसकी आंखें चमक उठी और वो एक्साइटेड होकर उछल पड़ा, अंडरस्को, यस, अब देखता हूँ कैसे शादी नहीं करती हो मिस लड़ाकू विमान उर्फ बच्चा चोरनी। वेद घमंड से मुस्कुराते हुए विला से चला गया।
वही पारुल वेद को कोसते हुए अपनी कंपनी जा रही थी। वो ड्राइव करते हुए दांत पीसकर बोली, अंडरस्को उस खान खजूरा की हिम्मत कैसे हुई मुझे जमीन पर गिराने की। बहुत गलत इंसान से उसने पंगा लिया है एल, क्योंकि पारुल अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलती और मैं उस 2 पैर वाले खान खजूरा से बदला जरूर लूंगी हो। वो ऐसे ही बैट को कोसते हुए कंपनी की तरफ जाने लगी। पारुल अमीर जरूर थी पर उसे अपने आसपास गार्ड्स रखना पसंद नहीं था। वो अकेली जा रही थी। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसका पीछा 4 ब्लैक कार्स कर रही है। एल पारुल जैसे ही अपनी कंपनी से 1 किलोमीटर दूर पहुंची, अचानक ही उसकी कार के सामने 2 कार आके उसका रास्ता रोक लेती है। एल पारुल बचकर भाग ना सके इसलिए एक कार पीछे से भी उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। पारुल हैरान और परेशान होकर अपने सामने खड़ी कार को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन कार्स ने उसका रास्ता क्यों रोका है। वो गुस्से में कार से निकलकर सामने खड़ी कार से उतर रहे लोगों को बरस पड़ी, अंडरस्को क्या तुम सब अंधे हो या कार चलनी नहीं आती है जो मेरे कार के सामने अपनी कार को रोक दिए। पारुल के इस तरह चीखने से वो सभी आदमी मुस्कुराने लगे। पारुल कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले ही एक आदमी उसे एकदम से क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर देता एल फिर उसे अपने साथ लेकर सभी चले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ना तो पारुल कुछ रिएक्ट कर पाए और ना ही आसपास मौजूद लोग। राठौर मेंशन। आर्यन बेड पर अपने हाथ में एक टोकरी लिए बैठा हुआ था। वह एक तक अर्शी को देख रहा था, जो बिजनेस सूट पहनकर सोफे पर बैठी बिना किसी भाव से अपने फोन में मेल चेक कर रही थी। लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीत जाता है। जब अर्शी का ध्यान आर्यन की तरफ नहीं जाता तो आर्यन अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। एल वह अपने हाथ में पकड़ी टोकरी से एक फूल निकालकर उसे अर्शी के ऊपर फेंक देता है। फूल सीधा अर्शी के माथे पर लगा तो अर्शी घूर के उसे देखने लगी। अर्शी भले ही अपने फोन में मैसेज चेक कर रही थी पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ आर्यन पर ही था। उसे खुद को घूरते हुए पाकर आर्यन अपने दांत दिखाने लगा तो अर्शी उसे इग्नोर करके फिर से मेल चेक करने लगी। ये देख आर्यन मुंह बनाकर अपने मन में बोला, अंडरस्को इतना एटीट्यूड, वह भी आर्यन सिंह राठौर से। ये तो आर्यन सिंह राठौर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, रुको अभी बताता हूँ। कहकर वो दूसरा फूल भी उठाकर अर्शी के ऊपर फेंक देता है पर वो कोई रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसे पता था आर्यन बस उसे परेशान कर रहा है। आर्यन लगातार उसके ऊपर फूल बरसाता रहा पर उसने सुबह सुबह गार्डन से जो फूल तोड़े थे वह खत्म हो चुके थे। तो वो गुस्से से मुंह फुलाते हुए उस टोकरी को उठाकर जमीन पर फेंक देता है और दंदनाते हुए जाकर अर्शी के सामने खड़ा हो गया। उसे अपने सामने खड़ा देखकर अर्शी अपनी एक भौहें उठा देती है। आर्यन गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, अंडरस्को तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, यानी आर्यन सिंह राठौर को, जो इस दुनिया का मासूम ही नहीं बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। तुम उसे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती हो। उसकी बेवकूफी भरी बातें में सुनकर अर्शी ने अपने फोन को जेब में रख लिया और ठंडी आवाज में बोली, अंडरस्को तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मुझे परेशान करने लगे हो। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर बांधकर रूम में बंद कर दूंगी। साथ में ये भी नीचे जाकर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी याददाश्त कब का वापस आ चुकी है। ये सुनकर भले ही कोई तुम्हारे साथ कुछ ना करे, मगर जब अंश, अभिषेक और अश्वथ भाई को पता चलेगा कि तुम्हारे कारण हो उनकी बीवियों ने उन्हें पीटा था तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो। आर्यन तो अर्शी के मुंह से सच्चाई सुनकर शोक था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अर्शी उसे वार्निंग देने के बाद उठने लगी पर अचानक ही आर्यन उसके ऊपर झुक गया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। अर्शी के लिए ये काफी शॉकिंग था क्योंकि आर्यन शायद ही सामने से बोल्ड कदम उठाता हो। वो अर्शी के दोनों हाथों को पकड़कर सोफे पर प्रेस कर देता है, फिर एक हाथ से अर्शी के कमर को कसके पकड़ लेता है। अर्शी कितनी भी सख्त क्यों न हो पर आर्यन के इस तरह टच और किस करने से उसकी धड़कनें बढ़ गई। ये फीलिंग उसे कुछ अलग ही लगी थी। वो अपनी पकड़ सोफे पर कस देती है। आर्यन को अर्शी को किस करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी जीभ को अर्शी के ऊपर लिप्स पर फेरता है फिर सक करता है। धीरे धीरे उसके हाथ अर्शी के शरीर पर हरकत कर रहे थे और उसके शर्ट के बटन पर घूम रहे थे। अर्शी आर्यन को उसका मन का करने दे रही थी पर जब उसे एहसास हुआ कि आर्यन उससे दूर हो रहा है तो वो उसके कॉलर को पकड़कर इविल स्माइल कर बोली, अंडरस्को नाउ इट्स माय टर्न बेबी। कह के वो आर्यन को सोफे पर दबाते हुए उसे वाइल्ड किस करने लगी। पर आर्यन उसे खुद से दूर करने लगा क्योंकि वो तो बस अर्शी को परेशान कर रहा था पर अर्शी तो यहाँ उसकी इज्जत लूटने लगी, इसलिए वो झटपटाने लगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अश्वथ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो बहुत ही सीरियस नजर आ रहा था पर उसकी नजर सिर्फ अनन्या पर थी जो अपनी हंसी रोककर उसे देख रही थी। अश्वथ काफी देर से उसे देख रहा था। जब उसने देखा अनन्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है तो वो चिढ़ते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। अनन्या आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए और जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर अश्वथ चिढ़कर बोला, अंडरस्को तुम कुछ ज्यादा ही दांत नहीं दिखा रही हो। देख रहा हूं कल से मेरा मजाक बनाए जा रही हो। अनन्या हंसते हुए बेड पर अपने हाथ टक कर बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम आप सच में कितने बेवकूफ हैं। आपको लगा मैं घर छोड़कर जा रही हूं। आप कैसे मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे।
इतना कहकर वो किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, फिर अश्वत्थ की नकल उतारते हुए उसके शब्दों को दोहराते हुए बोली, अंडरस्को लिटिल गर्ल, हमारे छोटे से झगड़े के कारण तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, पर घर छोड़कर मत जाओ। कहकर वो इस बार अपना पेट पकड़ के हंसने लगी। वो हंसते हंसते बेड पर लोटपोट हो रही थी। उसके इस तरह मजाक उड़ाने से अश्वत्थ को बहुत ही शर्म आती थी, क्योंकि पहली बार वह इस सिचुएशन में फंसा था। पर वो अपनी शर्मा को गुस्से में बदलते हुए उसे वार्निंग देकर बोला, अंडरस्को, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मुझ पर हंसना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैंने कल वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इस तरह मेरे प्यार का मजाक नहीं उड़ा सकती हो। अनन्या को अश्वत्थ से डर तो लग रहा था, मगर वह अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी। उसके पेट में दर्द होने लगा था और उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसके बार बार मजाक उड़ाने से अश्वत्थ सख्त हो गया। उसने गुस्से से अनन्या को बेड पर अपने नीचे दबाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अंडरस्को, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, अभी बताता हूँ, कहते ही वो उसे दबोचते हुए उसके होठों को गुस्से में काटने लगा। अनन्या उसके इस तरह काटने से कराह उठी, पर अभी भी उसे हंसी आ रही थी। वो दर्द से कराहते हुए और हंसते हुए चिल्लाई, हाँ 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 मिस्टर शैतानी, छोड़िए मुझे। आह, छोड़िए नहीं, आप इस तरह मुझे काट नहीं सकते। हाँ 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 मिस्टर हैंडसम, छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे आप पर हंसी ना आए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। अश्वत्थ ने देखा अनन्या हंसना नहीं बंद कर रही है, तो वो उसे ले जाकर बाथ टब में फेंक देता है। अनन्या जैसे ही उसमें गिरी भीग गई, एक पल के लिए तो वो शौक होकर अश्वत्थ को देखने लगी, जो उसकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। पर अनन्या गुस्सा होने के बजाय काल रात के बारे में सोचकर फिर से हंसने लगी। ये देख अश्वत्थ का चेहरा काला पड़ गया। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। वही दक्ष अपनी स्टडी रूम में बैठा आलिया के बारे में सोच रहा था। उसे आलिया की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से आलिया का अचानक अजीब बर्ताव करना उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ देर तक अपने सामने की वॉल को घूरता रहा, फिर किसी को कॉल करके सर्द आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, अंडरस्को, पता करो जब मैं राजस्थान में था तब तुम्हारी कहाँ थी, उसने क्या किया, वो किससे मिली और क्या उसके साथ कुछ हुआ था। ऑर्डर देते हो वो तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर गंभीरता से बोला, अंडरस्को, तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, ये मैं जानकर रहूंगा मेरी आलू। कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। फिर वो खिसकी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त उसकी नजर आलिया पर पड़ी, जिसने आज ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वो परेशान होकर बार बार अपने जुल्फों को जान के पीछे कर रही थी और गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। आलिया के चेहरे से आज एक अलग ही सादगी झलक रही थी, जो दक्ष को अपनी तरफ खींच रहा था और खुश उसकी तरफ बस खींचा जा रहा था। उसकी आंखों में आलिया के लिए कुछ तो स्पेशल नजर आ रहा था, जिसके बारे में उसे भी नहीं पता था। अल्पविराम 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 डॉट। वही दूसरी तरफ एक छोटे से घर में कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि बेहोश रावण भी उठ गया। रावण जब भागा था तब जख्मी था। कुछ दूर जाके ही रस्सी से उसका हाथ छूट गया था और वो सीधा एक तालाब में गिर गया था। उस वक्त एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। रावण इस वक्त उसी के घर पर था। रावण को जैसे ही होश आया, अपने आप को अनजान जगह पर थोड़ा हैरान हो गया। फिर गुस्से से उस आवाज की दिशा में जाने लगा। वो जैसे ही रूम से निकला, उससे सामने ही एक लड़की दिखी, जिसने लॉन्ग स्कर्ट और शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल कमर तक थे, उसके गुलाबी होठ डर से कांप रहे थे, बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थी। उसकी खूबसूरती सीधा रावण के दिल में उतर गई। उसकी ग्रीन आइज में एक शैतानियत की चमक नजर आ रही थी। वो कुछ देर तक उसे अजीब तरह से देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, अंडरस्कोप, चोरनी मिल गई। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। ऐसे ही शाम के 6 बज गए। पारुल के दादा का विला यानी सिंघानिया विला दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि मिस्टी की शादी थी। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी कि एक मक्खी तक अंदर न घुस पाए। तभी वहां पर एक वैन आकार रुकी। उस वैन से कई सारे डांसर्स बाहर निकले, जिनमें कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां। उन सभी में से 2 ने घूंघट किया हुआ था। वो थोड़ी अजीब भी लग रही थी। और एक लड़का मिस्टीरियस लग रहा था, जिसकी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी। वो सभी बिना रोक टोक अंदर चले गए, क्योंकि इन्हें पारुल के दादाजी ने ही बुलाया था। सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स भी बुलाए गए थे। उन सभी के चेहरे पर मास्क था और सभी हर की चीज अच्छे से नोटिस कर रहे थे। वो भी मिस्टीरियस लग रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब हरकतें पंडित जी की थी, जो काम करने के बजाय अपना पूरा फोकस खाने पर किए हुए थे। सभी अजीब तरह से उन्हें घूर रहे थे। उस पंडित को वेद बुरी तरह घूर रहा था, जो पारुल के बगल में उसके दादाजी के पास खड़ा था। तभी पारुल के दादाजी खुश होकर बोले, अंडरस्कोप, हम तो तुम्हारा नाम वेद है। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पोती है, पहले से बॉयफ्रेंड था और अब वो शादी करना चाहती है। उनकी एक्साइटमेंट देखकर वेद अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। वही पारुल खुन्नस में अपने मन में बोली, अंडरस्को, शादी माय फुट, मैं तो इस खनखजूरे की शक्ल भी ना देखूं, शादी तो दूर की बात है। अरे दादाजी, मैं आपको क्या बताऊं, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा। खुद से इतना कहने के बाद वो खा जाने वाली नजरों से वेद को देखने लगी।
वेद ने पारुल को ब्लैकमेल करके शादी के लिए कन्विंस किया था। एल वो भले ही उसे न पसंद करता हो, पर वो अश्वत्थ के खिलाफ नहीं जा सकता था। वही मिस्टी के कमरे में मिस्टी पेट के बल बेड पर लेटी रो रही थी। एल तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, तो वो चीखते हुए पलट गई, मगर अपने ऊपर लेटे इंसान को देखकर वो बुरी तरह डरने लगी। एल मिस्टी अपनी डर भरी नजरों से अपने ऊपर लेटे आदमी को देख रही थी। उस आदमी की आंखें इतनी सख्त और डरावनी थी कि मिस्टी की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। मिस्टी ने डरते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए डर कर कहती है, अंडरस्को, कौन हो तुम? मेरे ऊपर से हटो, वरना चिल्ला चिल्ला कर सभी को इकट्ठा कर दूंगी। एल फिर तो तुम। इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उस आदमी की आंखें उसकी बात सुनकर इतनी गहरी और डरावनी हो गई थी कि मिस्टी आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। एल डर के मारे उसके माथे से पसीना निकलने लगा था। उसके कांपते हाथ उस आदमी के सीने पर थे, जो उसे कब से खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने एक हाथ से खुद का बैलेंस बनाया और दूसरे हाथ से उसने कसके मिस्टी की छोटी एंड सॉफ्ट हथेलियां को अपने बड़े से हथेली में भर लिया। उसकी छुअन मिस्टी को थोड़ी अजीब और जानी पहचानी लगी। वह अपनी डरी और कंफ्यूज भरी नजरों से उस आदमी को देखकर उसे पहचानने की कोशिश करती है। एल तभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जिसके आते ही वह खुशी मगर घबराहट में बोली, अंडरस्को, हिटलर। उसकी बड़ी बड़ी पलकें फड़फड़ा रही थी, जो आंसू के कारण भीग चुकी थी। एल उसके गुलाबी पतले होठ अभी भी कांप रहे थे। जी हाँ, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अहम था। अहम ने इस वक्त गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसके चेहरे पर मास्क था, उसके सिर पर टोपी लगी हुई थी, इसलिए उसे पहचान में मिस्टी को थोड़ा वक्त लगा। मिस्टी की हथेलियों पर अपनी पकड़ को करते हुए अहम ने उसके माथे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ ठंडी आवाज में पूछता है, अंडरस्कोप, लगता है तुम बहुत खुश नजर आ रही हो इस शादी से। उसकी आवाज किसी के भी अंदर कंपन पैदा कर दे। मिस्टी तो फिर भी एक नाजुक सी लड़की थी। एल वह उसके यूनिफॉर्म पर अपनी पकड़ कसते हुए जल्दी से बोली, अंडरस्को, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और आप ठीक है? उस रावण ने तो आपको मारा था ना? पूछते ही वो अपनी हथेली से अपने आंसू को पोंछती है। मिस्टी ने देखा था कि रावण ने अहम को मारने की कोशिश की थी, पर इस वक्त उसे अपने सामने सही सलामत देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। अहम हल्का सा मुस्कुराया, उसने धीरे से अपनी उंगलियों को मिस्टी के आंखों से होते हुए गालों पर फेरा, फिर उसे उसकी गर्दन पर रख उसकी गर्दन को अपने नजदीक कर मिस्टीरियस वे से बोला, अंडरस्कोप, तो क्या तुम चाहती थी मैं मर जाऊं? शायद उसके बाद तुम्हें मुझसे आजादी मिल जाती। उसे गलत समझते देख मिस्टी जल्दी से सफाई देते हुए बोली, अंडरस्कोप, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूं आपको सही सलामत देखकर। प्लीज मुझे बचा लीजिए ना, मुझे शादी नहीं करनी उन बुढ़े अंकल से। अहम उसे एक झटके से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। मिस्टी उसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसका सिर अहम के सख्त सीने से टकरा गया। वो दर्द से कराह उठी, पर वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले यह है, हम उसकी पतली और खुली कमर में हाथ डालकर जोर से दबाते हुए उसके होठों पर काटकर बोलता है, अंडरस्को, हम तो तुम इनडायरेक्ट मुझे भी बुढ़ा कह रही हो, क्योंकि मैं तुमसे 11 साल बड़ा हूं। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। कहते ही वो मिस्टी के होठों को अपने होठों के बीच फंसाकर किस करने लगा। उसकी किस गुस्से से भरी थी, वो मिस्टी को खुद से चिपकाकर उसे वाइल्ड किस करने लगा। एल उसके हाथ मिस्टी के ब्लाउज की डोरी में उलझ गए। मिस्टी अहम के वाइल्ड किस से दर्द में थी, पर उसकी उंगलियों को अपने पीठ पर घूमने से सिहर गई। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। एल ये फीलिंग मदहोश कर देने वाली थी। एल जो उसे अच्छी लग रही थी। मिस्टी ने इस वक्त हॉट पैंट और शादी वाला ब्लाउज पहना हुआ था, क्योंकि कुछ ही वक्त में उसे तैयार करने के लिए लोग आने वाले थे। अहम धीरे से उसके ब्लाउज की डोरी को खोल उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे करके अहम अपने होठ कंधे पर रख देता है। जैसे जैसे मिस्टी के बदन पर अहम के होठ चल रहे थे, मिस्टी की पकड़ उसके बालों पर कसती जा रही थी। एल उसके मुंह से लगातार आहें निकल रही थी। मिस्टी को अचानक ही महसूस हुआ कि अहम ने उसके ब्लाउज को निकालकर जमीन पर फेंक दिया है और उसने अपने होठ वहां रख दिए हैं, तो वो डर से कांपने लगी, पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो अहम को नहीं रोकती, उसके अंदर अहम को पाने की चाहत पड़ने लगी। उसने सोच लिया था अगर अहम चाहेगा तो वो खुद को पूरी तरह से उसे सौंप देगी। अल्पिराम डॉट रात के 8 बजे शादी का मुहूर्त हो चुका था। सिद्धार्थ, जिसने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, एल वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो अपने बगल में खड़े आदमी को देखते हुए इविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, तुम्हें याद है ना, तुम्हें मिस्टी से शादी करके इस शहर से चले जाना है ताकि उसकी मनहूस शक्ल मुझे न देखनी पड़े। वो आदमी, जिसकी उम्र 40 साल की थी, वह बहुत ही बदसूरत लग रहा था। एल उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी होती है। वो सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अंडरस्को, बिल्कुल, मैं मिस्टी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इतना करते ही वो अजीब तरह से मुस्कुराकर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए मन में बोला, अंडरस्को, और फिर उसकी खूबसूरती का फायदा उठाकर अपना बिजनेस करूंगा। एल आखिर कौन बिजनेसमैन उसके साथ एक रात का मुंह मांगी कीमत मुझे नहीं देगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान था। एल क्योंकि वो मिस्टी से केवल उसकी खूबसूरती के लिए शादी कर रहा था। एल उसने सोच लिया था वो सुहागरात मनाने के बाद मिस्टी से धंधा कराकर मिले पैसों से ऐश करेगा। वही वेद आसपास गौर से देखते हुए अपने कान को छूता है, क्योंकि उसने छोटा था ब्लूटूथ लगाया हुआ था।
वो पारुल को जबरदस्ती लेकर साइड चला गया। पारुल गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, अंडरस्को बागर बिल्ले छोड़ो मेरा हाथ, लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर दिया। वेद इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को चुप, बिल्कुल चुप। और मेरा टेस्ट इतना भी घटिया नहीं है कि मैं तुम जैसी भूतनी के मुंह लागू। वो तो बस मेरी मजबूरी है। वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या इस विला में कोई दूसरा रास्ता या सीक्रेट दरवाजा है जिससे हम सभी बाहर निकल सके। पारुल केवल मिस्टी के लिए खुद को शांत कर बोलती है, अंडरस्को एक रास्ता है जो किचन से होकर गुजरता है। ये सुन वेद अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, अंडरस्को यही उम्मीद थी, तुम्हारी जैसी चुड़ैल के घर के किचन में सीक्रेट दरवाजा है। ग्रेट, वैसे अच्छा हुआ बाथरूम में नहीं है। पारुल उसे दीवार से सटाकर गुस्से में बोली, अंडरस्को अगर फिर से मुझे उल्टा सीधा बोला ना तो तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो सबको जाकर बता दूंगी। वेद उसके हाथ को मरोड़ पर गुस्से में बोला, अंडरस्को बता कर तो देखो, तुम्हें भी साथ में उठाकर ले जाऊंगा। कहकर वो इविल स्माइल करने लगा तो पारुल गुस्से का घुट पीती रह गई। इस पार्टी में कई बिजनेसमैन भी आए हुए थे, उनमें अश्वत्थ सिंह राठौड़ भी इनवाइटेड था क्योंकि वो बिजनेस की दुनिया पर राज जो करता था। सिंघानिया विला के बाहर 20 से 25 कार्स का काफिला आकार रुका। बीच वाली कार का गेट खोलकर अश्वत्थ बड़े ही स्टाइल से नीचे उतरा, फिर पीछे मुड़कर उसने अनन्या को आहिस्ता से कार से उतारा। जहां अश्वत्थ ब्लैक टैक्सीडो में हैंडसम लग रहा था तो वही अनन्या रेड शोल्डर लेस गाउन में केहर ढा रही थी। दोनों हाथों में हाथ डाले अंदर चले गए। अनन्या हल्का मुस्कुरा रही थी, एल पर अश्वत्थ का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। अंदर मौजूद लोगों ने जब दोनों को देखा तो देखते ही रह गए। लड़कियां अश्वत्थ को और लड़के अनन्या को देख फ्लैट हो गए। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अश्वत्थ के पास जाकर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, अंडरस्को मिस्टर अश्वत्थ सिंह राठौड़, हमारे तो भाग्य खुल गए आप यहाँ आए। वैसे आपका वो 2 कौड़ी का गार्ड कहा गया जिसने मिस्टी से शादी की थी, लगता है बेचारा गम में रो रहा होगा। कहकर वो इविल स्माइल करने लगा। अश्वत्थ उसके मजाक उड़ाने से गुस्सा नहीं हुआ बल्कि मुस्कुरा कर जवाब देता है, अंडरस्को मिस्टर सिद्धार्थ ओबरॉय ने लगता है अश्वत्थ सिंह राठौड़ को अभी ठीक से जाना नहीं है। वैसे दुल्हन तो मेरे ही घर आएगी, फिर चाहे प्यार से या वार से। कहकर वो जोर से सिद्धार्थ के हथेली को मसल देता है। सिद्धार्थ को दर्द तो हुआ पर वो अश्वत्थ के सामने अपने दर्द को शो नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर अनन्या की तरफ देखता है। उसके देखने के तरीके में कुछ अजीब था जिससे अनन्या को डर महसूस हुआ। उसकी पकड़ अपने आप ही अश्वत्थ के हाथ पर कस गई। तो अश्वत्थ थोड़े गुस्से में बोला, अंडरस्को मिस्टर ओबरॉय, गलत जगह नजरें जा रही है आपकी, बेहतर है संभल जाए वरना इंसान को उसकी औकात दिखाना मुझे अच्छे से आता है। कहकर वो चला गया। सिद्धार्थ बस अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वो अश्वत्थ की पीठ को घूरते हुए शैतानी मुस्कान लिए बोलता है, अंडरस्को आज इस शादी के साथ साथ तुम्हारा घमंड और दोस्त दोनों टूटेगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम ये सब अपनी आंखों से देखो और बहुत जल्द मैं अनन्या को भी तुमसे दूर कर दूंगा। वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सिक्योरिटी चेक करने चला गया ताकि अश्वत्थ को कुछ भी करने का मौका न मिले। वही अश्वत्थ अनन्या के साथ जाकर किनारे सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में एक ड्रिंक थी। वो ग्लास को हिलाते हुए उसे घूरते हुए मुस्कुरा उठा, फिर धीरे से बोला, अंडरस्को प्लान बी स्टॉट। उसके ये कहते ही 2 गार्ड हरकत में आए और सिक्योरिटी रूम में चुपके से चले गए। ये जीवन और अंश थे। सिक्योरिटी रूम में पहुंचते ही उन्होंने वहां मौजूद 2 गार्ड्स को मारकर वॉशरूम में बंद कर दिया। फिर कुछ करने लगे। जीवन की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। वो हर दिशा में नजर रखते हुए अंदर मौजूद वेद, अश्वत्थ, कनिका, महिमा, अगस्त, आर्यन, अभिषेक और अहम को जानकारी देने लगा कि सिद्धार्थ और उसके लोग कहां गई और वो कैसे बचे। अल्पविराम डॉट। वही महिमा और कनिका ने डांसर्स से मेकअप आर्टिस्ट का लुक ले लिया। वो दोनों मेकअप करने के बहाने मिस्टी के रूम में चली गई। अब तक अहम वहां से जाकर विला के पीछे वाले कुछ गार्ड्स को मौत के घाट उतार चुका था। हर गार्ड्स के पास एक अलार्म था जो खतरा होने पर बजाता था, पर सिक्योरिटी रूम में बैठे अंश ने उसे बंद कर दिया था जिस कारण वो नहीं बजा। अगस्त शेफ बनकर किचन में मौजूद सीक्रेट डोर को ढूंढ रहा था पर उसे मिल नहीं रहा था। अभिषेक अंदर पार्टी में वेटर बनकर सभी को वाइन में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला रहा था और हमारा शरारती आर्यन पंडित बनकर लड़कियों का हाथ देख उनका भविष्य बता रहा था। उसने 2 लड़कियों की भविष्यवाणी की कि उनकी होने वाला पति उन्हें 2 दिन में मिलेगा, जो उन्हें मिलते ही अपना ब्लैक कार्ड उन्हें सौंप देगा और फरारी भी दिलाएगा। वो दोनों लड़कियां इतना खुश हो गई कि उन्होंने आर्यन को शगुन में 1-1 लाख बैंक में तुरंत ट्रांसफर कर दिया। आर्यन तो पंडित बनकर बहुत खुश था। अश्वत्थ रॉब के साथ बैठा ड्रिंक का एक सिप लेते हुए अनन्या को देखता है, फिर उसे खुद के करीब कर कहता है, अंडरस्को लिटिल गर्ल, क्या हुआ? देखो कितनी अच्छी पार्टी है, एंजॉय करो। और तुमने अभी तक क्यों कुछ नहीं खाया? कहकर वो टेबल पर रखे केक को उठाकर उसे खोला देता है। अनन्या जल्दी से केक खाकर अश्वत्थ से चिपकते हुए डर कर बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, मुझे डर लग रहा है अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो। मैंने टीवी पर देखा है वो लोग तो नहाने भी नहीं देते और अच्छा खाने को भी नहीं देते हैं। उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर अश्वत्थ उसके सिर पर मारते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को तुम्हें क्या केवल इसकी ही फिक्र है कि तुम्हें नहाने और खाने को नहीं मिलेगा?
कहकर वो गुस्से को शांत कर अनन्या के होठों पर हल्का किस करके प्यार से बोला, अंडरस्को बेबी घबराओ नहीं क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। हम तो चुपचाप पार्टी अटेंड कर रहे हैं और कुछ देर बाद खाकर चले जाएंगे। फिर इस घर से दुल्हन गायब हो या फिर कौन उसे गायब करता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा इसलिए तुम बेफिक्र होकर एंजॉय करो। कहकर वो फिर से अनन्या को किस करने लगा। बाकी सब तो शौक होकर उन्हें देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अश्वत्थ सिंह राठौड़ पार्टी अटेंड करने आया है या लोगों को रोमांस दिखाने। इस वक्त सभी की नजरें उस पर थी, यहाँ तक कि सिद्धार्थ और पारुल के दादाजी की भी, जो गुस्से से जल रहे थे। वही इसका फायदा उठाकर बाकी बॉयज किचन में इकट्ठा होकर लड़कियों का वेट करने लगे। वही लड़कियां जैसे ही मिस्टी को लेकर रूम से निकली, अचानक ही कोई उनके सामने आ गया तो सभी डर गए। अश्वत्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो प्यार से अनन्या के होठों पर लगे केक को अपनी जीभ से सक करते हुए आंख मार देता है तो अनन्या शर्मा जाती है। वो आसपास देखती है तो सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर वो शर्माकर अश्वत्थ को आंख दिखाते हुए कहती है, अंडरस्को ये आप क्या कर रहे हैं, सभी हमें ही देख रहे हैं और मिस्टर सिंघानिया भी। अनन्या को शर्माते देखकर अश्वत्थ मुस्कुरा उठा, पर वो उससे दूर नहीं हुआ। तभी मिस्टर सिंघानिया यानी पारुल के दादाजी अपनी स्टिक जमीन पर पटकते हुए अश्वत्थ से गुस्से में बोली, अंडरस्को अश्वत्थ सिंह राठौड़, यहाँ मिस्टी की शादी हो रही है और तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह सबके सामने ऐसी बेहुदा हरकतें करते हुए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। पर अश्वत्थ तो महाबेशर्म था। उसने अनन्या के गालों पर हल्के से किस किया, फिर उसे खुद से चिपकाते हुए मिस्टर सिंघानिया से कहता है, अंडरस्को मिस्टर सिंघानिया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी बीवी अपनी पोती हो और मैंने उसे शादी से पहले प्रेग्नेंट कर दिया हो। अरे वो मेरी बीवी है, मैं जब चाहे उसके साथ रोमांस कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप अपना फोकस मुझसे ज्यादा शादी पर लगाए। इतना कहने के बाद अश्वत्थ अनन्या की तरफ देखकर आंख मार देता है। मिस्टर सिंघानिया हल्के गुस्से में सिद्धार्थ को देखते हुए कहते हैं, अंडरस्को क्या तुम्हें पता था यह आदमी इतना बेशर्म है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, वरना मैं इसे इनवाइट ही ना करता। इस पर अश्वत्थ उन्हें घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अंडरस्को आपको क्या लगता है मैं मरा जा रहा था आपकी इस छोटी सी पार्टी में आने के लिए? मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई के लिए आया था क्योंकि वह आपकी पोती को पसंद करता है। कहकर वह वेद की तरफ इशारा करता है। मिस्टर सिंघानिया तो ये जानकर शौक थे कि वेद अश्वत्थ का भाई है। वो गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत पारुल को अपनी तरफ खींचते हुए धमकी देते हुए वेद से कहा, अंडरस्को मेरी पोती से दूर रहो। जब तुम्हारा भाई इतना घटिया है तो तुम कैसे होंगे इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूँ, इसलिए उससे दूर रहो। वेद से इतना कहते ही वो पारुल को डांटते हुए बोलते हैं, अंडरस्को पारुल तुमने ऐसे बेशर्म इंसान को पसंद कैसे किया? मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता इससे शादी, पर वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या आप अभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे प्रिया दादाजी? मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर वेद काफी परेशान हो गया था, मगर फिर वो अपना दावा खेलते हुए मुस्कुराकर कहता है। मिस्टर सिंघानिया के हाव भाव ये सुनकर बहुत ही खराब हो गए थे। वो चौंकते हुए पारुल से पूछते हैं, अंडरस्को परी बेटा ये क्या बोल रहा है? बोलो कि ये झूठ है। मिस्टर सिंघानिया पारुल को परी भी कहते थे। वो उम्मीद भरी नजरों से पारुल को देख रहे थे। पारुल वेद को बेहद गुस्से में देखते हुए कुछ बोलने को हुई, पर अचानक वेद मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ इशारा करता है तो पारुल एकदम से चुप हो जाती है और अपना सर नीचे करके बस वेद को गुस्से में कोसती है, क्योंकि वेद के पास कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो वो नहीं चाहती थी कि उसके दादाजी देखें। उसे कुछ ना बोलते देख मिस्टर सिंघानिया को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कैसे पारुल ने उनके संस्कार को सरेआम नीलाम कर दिया। वह इस न्यूज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी गुस्से भरी आंखों से पारुल को देखते हुए तुरंत विला से बाहर निकल गए। परी उर्फ पारुल इमोशनल होकर अपने दादाजी के पीछे भाग कर जाने लगी, मगर वेद ने कसके उसकी कलाई को पकड़कर धीरे से धमकी देते हुए कहा, अंडरस्को जब तक हम सब बाहर नहीं निकल जाते तुम मेरे साथ ही रहोगी मिस इमोशनल गर्ल, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। अगर तुम्हारे कारण मेरे भाई और भाभीियों की जान खतरे में आए तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। धमकी देने के बाद वो मुस्कुराता है। पारुल अब बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वो अपनी एक उंगली दिखाकर वेद पर चिल्लाने को हुई, पर पारुल वहां कोई तमाशा ना करे, इसलिए वेद जल्दी से अश्वत्थ को कुछ इशारा करके उसे बाहर लेकर निकल जाता है। पर लोग उसके बारे में बातें बनाने लगे थे। आधे गार्ड्स को अहम मार चुका था, कुछ मिस्टर सिंघानिया के साथ जा चुके थे और कई लोगों को अभिषेक ने बेहोशी की दवा मिलाकर वाइन पिला दिया था। अचानक ही अश्वत्थ के फोन पर एक मैसेज आया। उसे देखकर अश्वत्थ अजीब तरह से मुस्कुराता है। फिर सिद्धार्थ को एक नजर देखकर प्यार से अनन्या के बालों को कान के पीछे करके बोलता है, अंडरस्को लिटिल गर्ल यहाँ हमसे जलने वाले बहुत है, चलो हम घर चलते हैं और रोमांस को कंटिन्यू करते हैं ताकि 1 महीने में है सभी को गुड न्यूज सुना सके। कहकर वो सिद्धार्थ को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। उसे जाते देखकर आर्यन का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब उसे भविष्यवाणी करने के पैसे नहीं मिलने वाले थे। तभी एक लड़की आर्यन के गालों को छूते हुए शर्मा कर बोली, अंडरस्को पंडित जी आपके गाल तो बहुत सॉफ्ट है, आप क्या लगाते हैं? इस पर आर्यन मुस्कुराता हुआ बड़े स्टाइल से जवाब देता है, अंडरस्को ज्यादा कुछ नहीं, हल्दी और चंदन रात को लगाओ और सुबह तक चमकता हुआ निखार पाओ।
चलो अब मेरा नेक निकालो, कहकर वो हाथ आगे कर देती है। इस पर वो लड़की पटा से एक पैसे की गड्डी निकालकर आर्यन को दे देती है। उसी वक्त आर्यन के फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आया, तो वह उसे पढ़कर मुंह बनाते हुए पैसे की गड्डी को जेब में रखकर खड़ा हो जाता है और फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, अंडरस्को अभी मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कुछ देर में आकर आगे तुम सब खूबसूरत लड़कियों की भविष्यवाणी करता हूँ, कहकर वो तुरंत वहां से किचन के अंदर भाग जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां हैरान थी कि उसे तो वॉशरूम जाना था, फिर वो किचन में क्यों गया। वही कनिका और महिमा मिष्टी को लेकर जब रूम से बाहर निकल रही थी, तो उनके सामने जीवन आया था। वह उन दोनों को लेकर चुपके से निकल जाता है। कोई उसे नहीं देख पाता क्योंकि उस वक्त सबकी नजर सिर्फ अश्वथ और अनन्या के रोमांस पर थी। अल्पिराम 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 डॉट। सिद्धार्थ को अभी तक कोई भी शक नहीं हुआ था, मिष्टी की शादी अहम से न होकर किसी और से हो रही है। वो इससे ही खुश था। वो हॉल के बीचों बीच खड़े होकर मुस्कुराते हुए सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अंडरस्को अटेंशन एवरीवन, आज मेरी बहन की शादी है तो खूब एंजॉय करिए, बस 10 मिनट के अंदर ही शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। उसके ये कहते ही सभी आपस में चेस करते हुए वाइन पीने लगे। वही अश्वथ अनन्या को लेकर सिंघानिया विला से बाहर निकला। उसका चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने सबसे पहले अनन्या को कार में बैठाया, फिर खुद बैठ गया। कार जैसे ही विला से बाहर निकली, अचानक ही विला के अंदर वाइन पी रहे सभी मेहमान एक के बाद एक बेहोश होने लगे, साथ में गार्ड्स भी। सिद्धार्थ ये देखकर कंफ्यूज था। उसने कंफ्यूज होकर गार्ड्स से चिल्लाते हुए से कहा, अंडरस्को ये सब क्या हो रहा है? गार्ड्स गार्ड्स चेक करो, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो चिल्लाते हुए जल्दी से मिस्टी के रूम की तरफ भागा। वो जैसे ही मिस्टी के रूम में पहुंचा शॉक हो गया क्योंकि अंदर कोई नहीं था। वो हर जगह मिस्टी को चेक करता है, पर मिस्टी नहीं मिलती, तो वो गुस्से में दहाड़ते हुए चिल्लाया, अंडरस्को अश्वथ सिंह राठौर, तो तुम यहाँ पर सबका ध्यान भटकाने आए थे, पर मैं भी सिद्धार्थ ओबरॉय हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कहते ही वो जल्दी से अपने गार्ड्स को कॉल लगाकर ऑर्डर देते हुए कहता है, अंडरस्को अश्वथ सिंह राठौर को जाने मत दो, उसे पकड़ लो, उसे मजा तो मैं सिखाऊंगा और साथ में उसके चमचों को भी पकड़ के रखना। कहते ही वो जल्दी से भागते हुए विला के बाहर आ गया। अश्वथ जा चुका था। सिद्धार्थ गार्ड्स के साथ कार में बैठ गया। लगभग 10 से 15 कार हवाओं से बातें करते हुए वहां से निकल पड़ी क्योंकि बाकी के गार्ड्स बेहोश थे। अश्वथ की कार विला के पीछे वाले एक रास्ते पर जाकर रुकी, तो जीवन, अंश, अभिषेक, अगस्त, जो सभी के साथ वहां खड़े थे, वो जल्दी से कनिका, मिष्टी, महिमा और आर्यन को अंदर बैठाकर वो लोग भी बैठ जाते हैं। कार रॉकेट की तरह वहां से निकल गई है। वो सभी खुश होकर एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। तभी अंश की नजर पीछे आ रही कार पर पड़ी, जो कि सिद्धार्थ और उसके लोगों की थी। अंश कार ड्राइव करते हुए हंसकर बोला, अंडरस्को बॉज, चलो रेस लगाते हैं। कहते ही वो कार की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गया। रेस के नाम से बाकी बॉज भी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। और सिद्धार्थ पर हंसने लगते हैं। अश्वथ और आर्यन को छोड़कर सभी बॉज ड्राइव कर रहे थे। जीवन अंश के आगे निकलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, अंडरस्को आह याहू, जीवन सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि हर रेस में आगे है। वो बोल ही रहा था कि तभी अगस्त उसकी कार को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। अब सभी बॉयज आपस में ही रेस लगा रहे थे। उनकी स्पीड को न तो सिद्धार्थ मैच कर पा रहा था और न ही उसके गार्ड्स। सिद्धार्थ गुस्से से झल्लाते हुए कार की स्पीड एकदम से बढ़ा देता है, पर अचानक ही राइट रोड से एक बड़ा सा ट्रक अचानक उसकी कार के सामने आ गया, तो सिद्धार्थ की कार उससे टकराते टकराते बची, पर उसकी कार पेड़ से टकराकर खराब हो गई। सिद्धार्थ के माथे पर भी चोट आई थी, जिस कारण वो मौके पर ही बेहोश हो गया। अल्पिराम डॉट। अश्वथ को तो सिर्फ अनन्या के साथ रोमांस करना था। वो बैक सीट पर बैठा आराम से अनन्या को किस कर रहा था। बेचारा ड्राइवर तो डरते हुए पसीने से लथपथ हो चुका था। अल्पिराम डॉट। रात के 11 बजे दक्ष बिना किसी भाव से आलिया के रूम के बाहर खड़ा था। जो बेड पर लेटी आराम से सो रही थी। आलिया के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो अचानक ही कसमसाते हुए डरने लगी और खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगने लगी। उसके डरे चेहरे को देखकर दक्ष जल्दी से उसके पास जाता है। फिर उसके माथे को सहलाते हुए नर्म आवाज में कहता है, अंडरस्को आलू, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ, शांत हो जाओ। उसकी आवाज में आलिया के लिए फिक्र थी, पर उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। क्योंकि उसने कभी भी किसी के लिए अपनी फिक्र को जाहिर नहीं किया था और नहीं कभी किसी की फिक्र की थी। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो आलिया को कैसे शांत कराए। कुछ देर वो आलिया के बालों को सहलाने के बाद उसके पास लेटकर उसे सीने से लगा लेता है। आलिया जो खुद डरते हुए कुछ बडबड रही थी, वो शांत जाकर दक्ष के सीने से चिपक गई, पर उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसका बड़बड़ाना अभी भी बंद नहीं हुआ था। तो दक्ष क्यूरियस होकर अपनी गर्दन नीचे करके उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। आलिया अपने कांपते हुए होठों से बोली, अंडरस्को दक्ष, मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। अगर तुमने फिर से मेरा रेप कराने की कोशिश की तो इस बार मैं खुद को मार लूंगी। फिर तुम किससे बदला लोगे? तुम्हारे कारण पापा ने मुझे मारा, मम्मा ने मारा और घर से निकाल दिया। उस दिन भी पापा ने मेरी हेल्प नहीं की, वरना मैं पहले ही बच जाती।
अगर अगस्त, अंश, अभिषेक और जीवन न होते तो मैं कब का मर जाती, सिर्फ तुम्हारे कारण, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। वो ऐसे ही बड़बड़ाए जा रही थी, शायद इससे उसका दर्द कम हो रहा था, पर उसकी बात सुनकर दक्ष को अपने सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। वो आलिया पर अपनी पकड़ कसते हुए किसी सनकी की तरह सर्द आवाज में बोलता है, अंडरस्को, तुम्हें मैं कभी मरने नहीं दूंगा, तुम्हें जिंदगी भर मेरी कैद में रहना है, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती से, और मुझसे कभी भी प्यार की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो मैं सिर्फ कनिका से करता हूँ, उसकी तुम कभी नहीं ले पाओगी। कहकर वो आलिया के बालों को सहलाते हुए सीलिंग को बिना किसी भाव से घूरने लगा। दक्ष का पा अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं ला पाया था, इसलिए दक्ष को अब कल का इंतजार था ताकि उसे पता चले कि आलिया के साथ क्या हुआ है। और उसे आलिया के मुंह से जीवन, अंश, अभिषेक और अगस्त का नाम सुनकर थोड़ी जलन भी हो रही थी। अल्पविराम डॉट। अगली सुबह एक छोटा सा घर जहां रावण था। ये घर उसी लड़की का था जिसने रावण का पर्स चोरी किया था। अब रावण बिना बदला लिए यहां से जाने नहीं वाला था। रावण तैयार होकर एक रूम के अंदर चला गया। उस रूम में पहुंचते ही वो रॉब के साथ छोटे से सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर डरावने भाव थे, उसकी ग्रीन आइज मिस्टीरियस लग रही थी। उसने इस वक्त लोअर टी शर्ट पहनी हुई थी जो उस पर काफी जच रही थी। वो कहर ढा रहा था, ऊपर से उसके लहराते लंबे बाल तो उफ क्या ही लग रहा था रावण आजल। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की जिसका नाम काव्या था वो बाहर आई। काव्या जिसने रावण का पर्स चुराया था, वो बहुत खूबसूरत थी। इस वक्त उसने केवल टॉवल लपेटा हुआ था, उसके लंबे गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। वो अपने गीले बालों को दूसरे टॉवल से साफ करने के बाद बेड के पास चली गई। उसका चेहरा नहाने के कारण पिंक पिंक लग रहा था। रावण तो उसकी खूबसूरती देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपने एक हाथ को सोफे पर टिकाए काव्या को देखने लगा। वही कोई उसे देख रहा, इस बात से अनजान काव्या अपनी टॉवल निकालकर कपड़े पहनने लगी। रावण की नजर एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी थी। वो ऊपर से नीचे तक काव्या को स्कैन कर रहा था। काव्या कपड़े पहनकर जैसे ही बेड पर देखती है, मुस्कुरा उठी है। उसने प्यार से कहा, अंडरस्को, मेरी ऋषा उठ गई। कहकर वो जैसे ही उसे प्यार से चूमने को हुई कि ऋषा जो 1 साल की क्यूट सी बेबी गर्ल थी, वो आंखें मसलते हुए तोतली आवाज में सामने की तरफ इशारा करके बोलती है, अंडरस्को ला अन रावण। ऋषा को रावण का नाम पता था क्योंकि रावण ने जानबूझकर उसे सिखाया था, पर अभी रावण को ये नहीं पता था कि ऋषा है कौन और काव्या का उससे रिश्ता क्या है। काव्या उसके मुंह से ये देखकर चौंक उठी। वो उस तरफ देखती है जिधर ऋषा ने इशारा किया था। वहां पर रावण को देखते ही काव्या की चीख निकल गई, अंडरस्को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी कपड़े बद। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि रावण ने उसे बिना कपड़ों के देखा है। वही रावण बड़े ही एटीट्यूड से अपने एक पैर को टेबल पर रख एविल स्माइल करके कहता है, अंडरस्को, ओ मिस चोरनी, हैरान क्यों हो? तुमने मेरा पर्स और फोन चुराया, बदले में मैंने तुमने बिना कपड़ों के देखा, हिसाब बराबर। उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी। फिर वो उठकर काव्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डरकर पीछे होने लगी। आगे जानने के लिए बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।